ठीक है हो गया। चलो बेटा कल आपने जो पढ़ा था उसे एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप लोग। एनसीईआरटी लेके आए हो? कौन कौन लेके आया है बताना। अच्छा सब क्लास सब लोगों ने खरीदने का सोच लिया है? सोच लिया। इतना ही करते रहो खाली। आज बच्चे कम आए क्या? आपकी प्रेजेंट लगना स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप लोग एब्सेंट मत होना। बेटा कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, इसका नाम था द लिविंग वर्ल्ड। कौन सा था? और कल मैंने आपको लिविंग और नॉन लिविंग यानी कि हम कैसे लिविंग को डिफाइन करेंगे, कौन कौन से कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो लिविंग को डिफाइन करते हैं, या कौन से डिफाइनिंग फीचर होते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, जो लगभग अभी आपके सिलेबस से रीड कर दिया है एनसीईआरटी से, लेकिन आपको इतना नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, एक बार जल्दी से उसको रिवाइज कर लो, फिर हम लोग अगले पढ़ेंगे। ठीक है, आराम से पढ़ो, जल्दबाजी नहीं है, बस आपको प्यार करते रहो। कल आप लोगों ने घर पे जाके पढ़ा था सभी बच्चों ने? ऐसा तो कोई महान आदमी नहीं जिसने घर में जाके अभी भी नहीं पढ़ा है। आप लोग बेटा पढ़ाई स्टार्ट कर दो बहुत मेहनत से। ठीक है सभी लोग, और जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे उतना ही ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा नीट में। और अभी स्टार्टिंग है तो जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको लग रहा होगा कि अभी तो स्टार्ट ही है। स्टार्टिंग नहीं है बेटा, जुलाई चल रहा है और पता नहीं लगेगा कब मई आ गया और पेपर आ गया आपका। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग खूब मेहनत से पढ़ाई करो अच्छे से। और आप लोग सभी लोग एनसीईआरटी खरीदो। ठीक है, जिसके पास ना हो एनसीईआरटी ले लो, क्योंकि बिना एनसीईआरटी के आपका बायोलॉजी में काम चलने वाला नहीं है। सही है, और सब्जेक्ट चल जाएगा लेकिन बायोलॉजी में नहीं चलेगा। बायोलॉजी ही एनसीईआरटी ही बायोलॉजी में से पेपर आता है और कहीं से नहीं आता। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज करो जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, फिर मैं आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूँ जिससे मुझे नाम याद हो जाएंगे, इसलिए पूछता हूँ। वैसे आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं करता हूँ। अभी क्या करना भाई, 2 दिन हुए। आप लोग बेटा क्वेश्चन के लिए बुक खरीद देना, इसका नाम है एमटीजी। क्या नाम बेटा? पुराने बच्चे उनके पास होगी, लेकिन जो न्यू बच्चे हैं वो खरीद देना। एमटीजी नाम से आती है, एनसीईआरटी बेस्ड होती है। और आप लोग कहना हमें बायोलॉजी की इंग्लिश वाली एमटीजी दे दो। आप लोग उसके क्वेश्चन मस्त लगाना आराम से और कल्याण आपका हो जाएगा। ठीक है, बकाया आप लोग एनसीईआरटी तो मैंने बोल ही दिया है आपको, एक एनसीईआरटी खरीदनी है और एक बायोलॉजी की कॉपी लेके आनी है साथ में, जिसमें आप लोग चाहो तो घर पे जाके शॉर्ट नोट बना लें अपने आप से, चाहो तो मैं जब लिखवाता हूँ साथ साथ में लिखते हुए चलना। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। अगर आप चाह रहे हो यहाँ पे फ्री होकर पढ़ेंगे बिल्कुल, घर पे जाके आधे घंटा मेहनत कर लेंगे लिखने में, तो घर पे जाके कर लेना। और अगर आपको लग रहा है कि हम यहाँ साथ में मेहनत करेंगे तो यहाँ साथ में थोड़ा थोड़ा लिखते भी रहना। ठीक है, और एक और बताऊँ आपको मैं, लिखने का अपना एक अलग फायदा होता है। नोट्स तो आपके एनसीईआरटी में है ही बेसिकली, लेकिन लिखने से क्या होता है, हमें चीज़ें जल्दी याद होती हैं। आप लोग जब भी पढ़ाई किया करो तो बेटा रफ कॉपी साथ में लेके बैठा करो और चीज़ों को लिख लिख के याद किया करो, जिससे हमारी जो माइंड है उसमें चीज़ें ज़्यादा टाइम तक फ्रेम रहे। ठीक है, आपको ध्यान रखो। सही है बेटा सभी लोग? ठीक है, तो हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था, एक बार मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, ध्यान से आप लोग सुनो। कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, इसका नाम था द लिविंग वर्ल्ड। क्या था? द लिविंग वर्ल्ड। मैंने कहा था आपसे, हम लोग जो बायोलॉजी पढ़ते हैं वो किसके लिए पढ़ते हैं? लिविंग्स के लिए पढ़ते हैं। हमें यहाँ नॉन लिविंग से कोई मतलब नहीं है। हाँ है, लेकिन हम लोग इकोलॉजी पढ़ेंगे भी, एबायोटिक फैक्टर होते हैं जिनसे हमें रिलेशनशिप रखना होता है, लेकिन बेसिकली लिविंग और नॉन लिविंग हम लोग किसे पढ़ते हैं? लिविंग के लिए पढ़ते हैं बेसिकली। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि जो लिविंग्स होते हैं आप लोग कैसे डिफाइन करोगे कोई लिविंग है या कैसे डिफाइन करोगे कोई नॉन लिविंग है। तो मैंने जनरली आपको 5 कैरेक्टर बताए लिविंग के। पहला बताया आपको ग्रोथ, अगर किसी में ग्रोथ हो रही तो आप बोल सकते हो कि वो क्या है? लिविंग है।
दूसरा मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन, अगर किसी में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि वो क्या है, लिविंग है। तीसरा मैंने आपको बताया मेटाबॉलिज्म, अगर किसी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो आप बोल सकते हो लिविंग है। फोर्थ हमने आपसे बताया कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, अगर कॉन्शियसनेस किसी के अंदर है तो उसका मतलब वो क्या है, लिविंग है। और फोर्थ में 5 मैंने बताया था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो वो क्या होता है, लिविंग होता है। इसके बाद मैंने कहा था बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर अलग होते हैं और डिफाइनिंग फीचर अलग होते हैं। ये लिविंग के कैरेक्टर हैं लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं। डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है कोई भी उसमें एक्सेप्शन ना हो। जैसे आपसे मैं कहूँ कि बेटा ये बताओ, आप लोग खाली एक कैरेक्टर बताओ जिससे हम लिविंग को 100% डिफाइन करते हैं, तो आप बोल सकते हो सर मेटाबॉलिज्म, क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो सर कॉन्शियसनेस, आप बोल सकते हो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, आप भी कह सकते हो सर जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हुआ है इसका, या जिस जो मेटाबॉलिज्म करते हैं, या जिस जो क्या करते हैं जिसके अंदर कॉन्शियसनेस होता है, तो वो सब क्या है, लिविंग है, उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। तो हम ये तो आपको क्लियर हो गया। अब पहले मैंने बताया था ग्रोथ के बारे में, तो मैं एक करके आप लोगों से पूछ रहा हूँ जिससे आप मेरे आपको नाम भी मिल जाए, याद हो जाएंगे लगभग, और आपसे इस बारे में पता लग जाएगा कौन बच्चा कैसा पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो ये कोई टेस्ट नहीं है आपका, नॉर्मली आप एक्सप्लेन करोगे। चलो बताओ, आप बताओ बेटा आपका नाम क्या है? मैं, ठीक है। आप कौन सी क्लास में हो अभी? 12th हो गया, हो गया, ठीक है। तो 12th अभी हुआ होगा जल्द में, कितना परसेंटेज है बेटा यहाँ पे? 12th पास आउट वाले कितने बच्चे हैं जो अभी 12th जस्ट पास करके आए, जो अभी इसी साल हुआ है? ऐसे इनमें कितने बच्चे हैं 80+ परसेंटेज है 12th में? 80% प्लस, हाँ पूरे ओवरऑल। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं इसके बायोलॉजी में 90+ मार्क्स है? आपके हैं, तुम्हारे भी? ठीक है। ओवरऑल ऐसे बच्चा है इसकी 90% मार्क, 90+ बायोलॉजी में है 12th में, मतलब 2-3 बच्चे हैं। तुम्हारे है ना, तुम्हारा नाम क्या है? आरजू, आंसू, बड़ा अजीब नाम है ना? अजीब नहीं है, मेरा अंशु नाम है इसलिए कह रहा हूँ आंसू। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा नाम है, याद रहेगा मुझे। तुम्हारा नाम क्या है? मुस्कान, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। हाँ बेटा आप बताओ ग्रोथ को कैसे डिफाइन करोगे आप? कल आए थे आप? कल नहीं आए थे? चलो आप बैठ लो, तो आज पहला दिन ना, ठीक है, डेली आओ। चलो तुम बताओ। हाँ चलो आप बताओ, आपका नाम क्या है बेटा? हंस, क्या गया सब में? चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ आ जाओ आ जाओ, नीट बात है आप लोग, ठीक है बेटा। हंस, हाँ बेटा हंस ये बताओ ग्रोथ को आप कैसे डिफाइन करोगे? आप कैसे बताओ किसी में ग्रोथ हो रही है? कुछ भी बोल दो, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, सही बात बोलो गलत बात बोलो, मैं सब कुछ सुन लेता हूँ। हाँ बताओ। उसका शेप एंड साइज चेंज हो रहा होगा, अगर किसी का साइज चेंज हो रहा है तो हम बोल देंगे ग्रोथ हो रही है, बोल देंगे। हाँ जाओ बेटा जाओ, बोल देंगे। अच्छा हाँ चलो, और कोई कैरेक्टर बताओ इसके अलावा? इसके अलावा और बताओ, पता है आपको? ग्रोथ मतलब वृद्धि, अगर किसी में देखना है वृद्धि हो रही तो हम, चलो आपने कह दिया कि शेप साइज सब चेंज होता है तो हम मान सकते हैं, हाँ ठीक है, मास बढ़ेगा तो शेप चेंज ही हो जाएगा। और क्या कैरेक्टर हो सकता है? चलो ठीक है, इतना ठीक है, चलो बैठो, ठीक है। चलो पीछे से आप लोग बेटा, बीच में से हाँ बताओ, खड़े जाओ। आपका नाम क्या है? राजवीर, ठीक है। आप 12th हो गया आपका, ठीक है। हाँ बेटा इन्हें बताया कि ग्रोथ होती है किसी एनिमल में तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब किसी का साइज बढ़ रहा है या शेप बढ़ रहा है, मैं अपनी भाषा में इनकी भाषा में बोल दे रहा हूँ, किसी में मास इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। अब आप बताओ कोई और कैरेक्टर है ग्रोथ का जो हम देखते हो सकते हैं उसमें ग्रोथ हो रही है? हाँ और हाइट, चलो हाइट तो सेफ में ही नहीं लेंगे, क्या दिक्कत है भाई? किसी का नंबर बढ़ रहा होगा, मैंने बोला था अगर नंबर बढ़ रहा है यानी कि इंक्रीज इन नंबर हो रहा है तो हम बोल सकते हैं उसमें क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है बेटा बैठ जाओ। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट होते हैं उनमें ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली होती है और जो एनिमल होते हैं उनमें कुछ टाइम तक होती है। प्लांट में क्यों होती है? क्योंकि उसके पास क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसीलिए लगातार ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली होती रहती है। ये हमने बात कर ली थी। अच्छा ये बताओ मुझे
चलो आप बताओ एक बार, ये बताओ अगर हम बात करें यूनिसेलुलर और एक बात करें मल्टीसेलुलर, ठीक है, तो ग्रोथ को हम लोग ये बोलते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन, और ग्रोथ को साइनोनिम बोल सकते हैं। साइनोनिम मतलब होता है कि मतलब अगर ग्रोथ हो रही है तो रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है तो ग्रोथ भी हो रही है। ये यूनिसेलुलर बोलेंगे मल्टीसेलुलर बोलेंगे? यूनिसेलुलर में बोल सकते हैं। ये बात आपको समझ में नहीं आई? बताओ देखो, अगर मान लिया कोई भी, बेटा यहाँ देखो, एनिमल आपको पता होगा दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर होते हैं सिंगल सेल और मल्टीसेलुलर होते हैं जिनमें बहुत सारी सेल हो। भाई हमारा बॉडी कैसा है, मल्टीसेलुलर सेल मतलब बहुत सारी सेलों से मिलकर बना है। हमारी बॉडी में इतने सेल हैं कि अब हम काउंट भी नहीं कर सकते। और एक ऐसे भी एनिमल है जिनमें कैसा होता है, खाली एक सिंगल सेल होता है जो हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देते, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से उनको देख सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, बहुत सारे एनिमल हैं जो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। बेटा आप लोग सोचो कि उनका एक ही सेल पूरा बॉडी फंक्शन करता है, उनमें कुछ नहीं होता, खाली एक सेल होता है बस लिविंग स्टेट में। हम लोगों में सोचो कितने सेल होते हैं, वो टिश्यू बनाते हैं, फिर ऑर्गन बनता है, वो पूरा ऑर्गन सिस्टम होता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, फंक्शन करती है। अगर एक बार बताओ, अगर कोई यूनिसेलुलर है, ये एनिमल है, यूनिसेलुलर एनिमल है, सिंगल सेल एनिमल है, अगर ये ग्रोथ कर रहा है, अब ये ग्रोथ का मतलब मैंने बताया था कल कि इंक्रीज इन मास हो या फिर इंक्रीज इन नंबर हो। अगर इसका नंबर इंक्रीज करेगा तो सेल डिवाइड करेगा और एक से कितने बन जाएंगे। तो बेटा हम ये नहीं बोल सकते कि क्या कि यूनिसेलुलर एनिमल्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे के साइनोनिम हो सकते हैं, क्योंकि इसने अगर ग्रोथ किया तो इसने साथ में क्या कर लिया, रिप्रोडक्शन कर लिया। क्या कर लिया बेटा, जैसे आप लोगों में क्या होता है, मल्टीसेलुलर में सेल डिवाइड करता है, सेल का नंबर तो बढ़ता है लेकिन वो रिप्रोडक्शन तो नहीं होता ना। ये बात समझ में आई आपको? तो ये क्लियर हुआ, ग्रोथ का वाला पोर्शन क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरा मैंने कल आपको बताया था रिप्रोडक्शन। क्या बताया था बेटा, रिप्रोडक्शन। मैंने कहा था रिप्रोडक्शन को देख के आप बता सकते हो कोई लिविंग है, सही है, कोई सजीव है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने ऐसे संतानों को पैदा करना, क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। दो टाइप का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल का मतलब मैंने बताया था जहाँ मेल गैमेट बनते हैं, फीमेल गैमेट बनता है, मेल मेल गैमेट बनाता है, फीमेल फीमेल गैमेट बनाता है, उनका फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है और उससे जो संतान पैदा हो रही है उसे क्या बोलते हैं, उस रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल का मतलब होता है कि एक पेरेंट्स है, उससे अगर क्या बन गया, ऑफस्प्रिंग है, संतानें पैदा हो गई, उसे क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल। जैसे सपोज मानो आपने कोई प्लांट लिया, उसको तोड़ा, सपोज मानो जैसे ये मान लिया ये है, मैं इसे तोड़ दूं, ये भी नया एनिमल बन जाए, ये भी नया एनिमल, तो क्या हो गया, एसेक्सुअल। क्या हो गया, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। बाइनरी फ्यूजन हो गया, बडिंग हो गया, आपने नाम सुना, फ्रेगमेंटेशन हो गया, ये सब किसके टाइप है, एसेक्सुअल के टाइप है। ये हमने पढ़ लिया था। रिप्रोडक्शन देख के हम बता सकते हैं कोई भी लिविंग है। तीसरा मैंने बताया था मेटाबॉलिज्म। क्या बताया था बेटा, मेटाबॉलिज्म। चलो आप बताओ बेटा, आपका नाम क्या बताया था? अच्छा ठीक है, आप बताओ मेटाबॉलिज्म कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, हम बोल सकते हैं वो क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। और जिसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो क्या होता है, लिविंग होता है। क्या होता है, लिविंग। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दो टाइप का होता है। कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होता है, एनाबॉलिज्म में क्या होती है, चीजें जुड़ती हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद कॉन्शियसनेस, मैंने कहा था लिविंग क्या करते हैं, कॉन्शियसनेस उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वो किसी भी स्टिमुलाई का क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। भाई आपके अंदर ये क्षमता है कि आपको कोई भी स्टिमुलस बाहर से मिलेगा, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, आप उसका क्या करोगे, रिस्पॉन्स दोगे। तो आपके अंदर क्या है, कॉन्शियसनेस। क्या है बेटा? अब आप सोचोगे सर कॉन्शियसनेस किसके अंदर नहीं होती, तो मैं कहूंगा जितने भी लिविंग होते हैं सबके अंदर कॉन्शियसनेस होता है। हाँ, ब्रेन बहुत एनिमल्स के पास नहीं होता है, प्लांट के पास ब्रेन नहीं है, ना न्यूरॉन्स नहीं है, लेकिन क्या उनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है? वो भी बाहर के एनवायरनमेंट से अपने आप को समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है। समझ गए आप लोग? ठीक है, कल मैंने एग्जाम्पल बताया था जैसे स्विमिंग, आपने सबने छुआ होगा उसको, और उसकी लीफ क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। देखा है आपने ना, ये सबने किया होगा। बहुत ये जादू जैसा लगता था कि यार प्लांट को छू रहे हैं, बताओ लीफ कैसे फोल्ड हो रही है, ये होता था। ठीक है, तो हम लोगों ने सेल ऑर्गेनाइजेशन कल लिविंग के बारे में पढ़ लिया था। हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे बायोडाइवर्सिटी। क्या कर रहे थे? अब देखो हम इस पे आते हैं बायोडाइवर्सिटी पे। जो बच्चे नए भी आए कोई दिक्कत नहीं है। आज कितने बच्चे नए आए बेटे जो कल नहीं आए थे? चलो ठीक है, आप लोग नए आए हो, सही है। तो अब जो बच्चे पुराने आ रहे हैं वो तो छुट्टी मत करना, और जो नए आए हैं वो छुट्टी मत करना। ठीक है बेटा? और छुट्टी करो तो एक बार बता के करना है यहाँ पे, ठीक है? वरना आप उसमें आ जाओगे ब्लैक लिस्ट में।
इलेक्ट्रिक मतलब मेरी नहीं, इन लोगों की, ठीक है, ध्यान रखना। चलो ठीक है, इसके बाद हमारा आता है बायोडायवर्सिटी। क्या आता है? मैंने कल बायोडायवर्सिटी क्या बताया था आपको? मैंने ये कहा था कि धरती पे जितने टाइप की स्पीशीज हैं, आप सोचो 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं, और इतने सारे स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। अब बायोडायवर्सिटी मैं पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ पूरा चीज, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे, ठीक है, आराम से। बेटा बायोडायवर्सिटी का मैंने मतलब बताया था कल कि 1.7 मिलियन से कितनी स्पीशीज है? 1.8 मिलियन, यानी कि 17 लाख से लेकर 18 लाख स्पीशीज प्रेजेंट धरती पे। अब इतने स्पीशीज को पढ़ना कोई आसान तो बात तो है नहीं, तो साइंटिस्ट को क्या करना पड़ा? क्लासिफिकेशन। क्या करना पड़ा? अब क्लासिफिकेशन करने के लिए कोई आम बात नहीं है कि इतनी आसानी से हम क्लासिफिकेशन कर देंगे किसी का भी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको क्लासिफिकेशन करना है, तो आप किन किन चीजों को फोकस करोगे? बताओ, क्लासिफिकेशन करना है, बताओ। सबसे पहले आप करोगे आइडेंटिफिकेशन। क्या करोगे? आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि आप लोग पहचान करोगे कि भाई उसके पास वर्टिब्रल कॉलम है या नहीं है, उसके पास ब्रेन है या नहीं है, उसके पास हाथ पैर है या उसके पास पूंछ है, उसके पास मेमोरी ग्लैंड है या नहीं है, उसका हेड कैसा है, आप लोग पहचाने तो करोगे, उसका हैबिटेट क्या है। तो कोई भी चीज हम क्लासिफाई करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन। और दूसरा जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे बेटा? नोमेनक्लेचर। क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर का मतलब समझते हो? नामकरण। जैसे अब आपका भी हुआ होगा, मम्मी पापा ने करवाया था ना नामकरण, तो वो लोकल नेम थे आपके। जैसे किसी का नाम पूछा है, किसी का नाम पूछा है, ये क्या है? लोकल नेम। क्या आप लोग बताओ, क्या अगर साइंटिस्ट लोकल नेम से क्लासिफाई करते तो हो सकता था क्या? नहीं भाई, आप लोग यहाँ शेर को शेर कहते हो सकता है चाइना में शेर को शेर ना कहते हो, वहां कुछ लोकल नेम और कुछ जानते हो। अरे चाइना तो बहुत दूर हो गया, वो तो बहुत दूर की बात मैं करने लगता हूँ कभी कभी। हम लोग यही की बात करें, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे तो आपको लोकल नेम चेंज मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ और कहते होंगे उस चीज को, दूसरी जगह कुछ और कहते होंगे। ये आपको पता होंगी, बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपके यहाँ और कुछ कहते होंगे, दूसरी जगह कुछ और कहते होंगे। अगर साइंटिस्ट ऐसा क्लासिफिकेशन कर देते, अब आप मान ली यहाँ पढ़ रहे हो, अब इसके बाद आपका मन हुआ हम तो गोवा जाके पढ़ेंगे, गोवा जाके पढ़ेंगे नहीं, आप घूमने जाते हो बेसिकली, लेकिन अगर पढ़ने का मन आते तो हो सकता है उस चीज को कुछ और टाइप से क्लासिफाई करते, तो क्या क्लासिफिकेशन संभव था? नहीं। इन्होंने साइंटिस्ट सोचा एक नाम रखा जाए जिसे बोलते हैं साइंटिफिक नेम। क्या बोलते हैं बेटा? और साइंटिफिक नेम का मतलब होता है ये यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब आप दुनिया में जहाँ भी जाओ, ये भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कहीं भी जाओगे आप लोगों को वही नाम सेम मिलेगा। जैसे अगर हमारा नाम होमो सैपियंस है तो चाइना के लोगों को उनको भी हम होमो सैपियंस बोलेंगे, चाहे वो है कहीं के भी लोग हों उनको हम क्या बोलेंगे? होमो सैपियंस। जैसे आम का नाम मैंजीफेरा इंडिका है तो आप चाहे यहाँ बोलो मैंजीफेरा इंडिका, चाहे आप चाइना में बोलो मैंजीफेरा इंडिका, लेकिन वो आम का ही नाम रहेगा। समझ गए आप लोग? ये एरिया टू एरिया चेंज नहीं होते हैं। तो दूसरा जरूरत पड़ा, क्या पड़ा? नोमेनक्लेचर। और तीसरा जो जरूरत हमें पड़ेगा वो सिस्टमैटिक्स। किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? ये अभी मैं आपको समझाऊंगा सिस्टमैटिक्स क्या होता है, यानी कि हम लोग क्या करें सिस्टमैटिक तरीके से क्लासिफिकेशन क्या करते हैं? अरेंजमेंट करते हैं, और अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग सिस्टमैटिक्स। अगर मैं किसी चीज का क्लासिफिकेशन करूंगा तो मुझे लगभग इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो हम लोग यहाँ पे अब क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगी, क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है वो आज समझेंगे। ठीक है, आप लोग आराम समझोगे। अगर किसी चीज कोई डाउट लग रहा है तो मुझसे पूछ सकते हो तुरंत ही, सही है। अगर कोई भी चीज आपको हिंदी पूछना है, कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आराम से मैं बताता हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन पे आते हैं। थोड़ा सा पहले मैं आपको तीन चीजें समझा दूँ जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्या होता है देखो, ये थोड़ा अभी रुको, यहाँ पे देखो। सबसे पहले हमारे मन में आएगा क्या आएगा? आइडेंटिफिकेशन। क्या आएगा बेटा? आइडेंटिफिकेशन में हम क्या क्या चीज देखेंगे? पहला उसके कैरेक्टर देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देख लिया, मैं बात कर रहा हूँ कि एनिमल या इतने सारे प्लांट की स्पीशीज हैं, उनको हमको क्लासिफाई करना है। पहले आप लोग ये बताओ क्लासिफिकेशन मतलब समझ रहे हो? जैसे मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने लगूँ तो मैं क्या क्या चीज ले सकता हूँ बताओ? क्या बेस ले सकता हूँ? टेस्ट ले सकता हूँ। टेस्ट भाई टेस्ट ले सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि जिसके 50 से नंबर ऊपर आएंगे वो इधर बैठेंगे, इसके 50 से नंबर कम आएंगे उधर बैठेंगे। दूसरा मैं क्या ले सकता हूँ? जेंडर ले सकता हूँ कि लड़के इधर बैठेंगे, लड़के इधर बैठेंगे। मैं क्लासिफिकेशन में क्या कर रहा हूँ बताओ? सिमिलर कैरेक्टर को एक ग्रुप में रख रहा हूँ और जो अलग कैरेक्टर है उनको अलग ग्रुप में रख रहा हूँ। ये क्लासिफिकेशन होता है।
तो ये करने के लिए मुझे पहले पहचान करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पहचान करूंगा तो मैं आपका टेस्ट लूंगा, नंबर दे दूंगा। ऐसा तो नहीं कि मैं आंखें मीच के कह दूंगा तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। भाई मेरे अंदर ऐसा तो है नहीं कि आंखें बंद दिख रहा है मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं पहले हम लोग क्या देखते हैं, क्योंकि आपको एनिमल मिला क्या देखोगे, कैरेक्टर, कि उसका हैबिटेट क्या है, वो पानी में तो नहीं रह रहा है, या ऐसा एनिमल तो नहीं है कि वो पानी और धरती में दोनों में रह रहा हो, क्योंकि अगर दोनों में रह रहा होगा तो उसे हमें कहाँ रखना पड़ेगा, एम्फीबियंस में। अगर कोई पानी में रह रहा है तो उसे हमें अलग रखना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि उसके पास वर्टिब्रल कॉलम है या नहीं है, रीढ़ की हड्डी है नहीं है, अगर है तो वर्टिब्रेट, नहीं है तो इनवर्टिब्रेट। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके पास नर्वस सिस्टम है नहीं है, अगर नहीं है तो उस हिसाब से रखेंगे ना। तो पहले मैंने क्या देख लिया, कैरेक्टर देख लिए, और उसके बाद हमने क्या देख लिया, हैबिटेट। क्या देख लिया बेटा, हैबिटेट का मतलब वो कहाँ रह रहा है, पानी में रह रहा है, टेरेस पे रह रहा है, या दोनों जगह रह रहा है, या हवा में रह रहा है, भाई कहीं तो रह रहा होगा ना। ये तो हो गया लगभग आइडेंटिफिकेशन। दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है बेटा वो आता है नोमेनक्लेचर। क्या आता है, नोमेनक्लेचर। अब आप लोग थोड़ी बातें सुनो, लो आप लोग ये कलर दिख रहा है आराम से, पीछे वालों को दिख रहा है बेटा, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है सबको, ठीक है, आवाज तो आ रही है। और आप लोग एनसीईआरटी लेके आओ तो आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं एनसीईआरटी इसमें खोलने पड़ूंगा, ठीक है। आपको नोमेनक्लेचर का सिंपल सा मतलब होता है नामकरण। अब आपके यहाँ पे दुनिया में सबके दो नाम है, एक तो नाम लोकल नेम है, एक कौन सा नाम है, साइंटिफिक नेम। नाम तो और भी है, सही है। और लोकल नेम के अलावा भी और नाम होते हैं, दोस्तों के नाम अलग होते हैं, किसी और का नाम अलग होता है नहीं होता है, जैसे बाबू सुना है, बहुत का नाम होगा। तो यहाँ पे देखो, तो मैं तो बात करूंगा कि यहाँ पे आपके दो नाम होते हैं, एक होता है लोकल नेम और एक कौन सा होता है बेटा, साइंटिफिक नेम। सबसे पहले क्वेश्चन कि सर साइंटिफिक नेम रखने की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैंने कहा ये हमेशा एरिया टू एरिया क्या हो जाते हैं बेटा, ये चेंज हो जाते हैं। अगर एरिया टू एरिया चेंज हो जाएंगे तो हम क्या इनसे क्लासिफाई कर पाएंगे, नहीं। और ये कैसे होते हैं, यूनिवर्सल। कैसे होते हैं बेटा, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, हर जगह सेम नेम। जैसे अगर होमो सैपियंस हम ह्यूमंस के लिए बोल रहे हैं तो हम लोग होमो सैपियंस हर जगह ह्यूमंस के लिए ही बोलेंगे। पहली बात समझ में आई। दूसरा बेटा, अब देखो यहाँ पे लोकल नेम की तो आपको समझ में आ रहा है, लोकल नेम इन्हें बोलते हैं दूसरे नाम से वर्नाक्युलर नेम। क्या बोलते हैं, जैसे जो आपके नेम है वो सब कैसे नेम है, वर्नाक्युलर नेम, और वो कौन से नेम है, साइंटिफिक नेम, जो मैं बोलता हूँ होमो सैपियंस। तो हमें तो बेसिकली साइंटिफिक नेम की जरूरत है, हमें इसकी बात क्यों करें, लोकल नेम कैसे रखा जाता है वो तो आप लोगों को पता हो कैसे रखा जाता है। एक बच्चा पैदा होता है, उसके बाद पंडित जी आते हैं, वो कहते हैं कि 4 नाम देते हैं, उसमें एक रख देते हैं, ठीक है। वो तो तरीका नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आता हूँ किस पे, साइंटिफिक नेम पे, कि साइंटिफिक नेम कैसे रखे जाते हैं और उसके क्या रूल्स होते हैं। समझे हम लोग एक बार, ठीक है। तो समझते हैं हम लोग। अभी आप लोग मत लिखो, मैं थोड़ा चांस दे दूंगा, या लिखते हो साथ में बाहर निकलना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक नेम रखने के क्या रूल्स हैं। देखो, सबसे पहला एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस। क्या नाम था उनका, आपने ये देखा होगा कि जब साइंटिफिक नेम हम बोलते हैं, हमने आपने पढ़े होंगे, तो वो 2 नाम में होते हैं, सही है। जैसे होमो सैपियंस, होमो अलग और सैपियंस अलग। जैसे मैंने आम का बोला मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा अलग और इंडिका अलग। ऐसी मैंने जैसे गेहूं का बोला, क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम, 2 नाम मिल रहे हैं आपको। ऐसे हाउस फ्लाई का क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका, मतलब आपको 2 में मिलेंगे। इस पद्धति को बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं बेटा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो मैं ऐसे बोलूंगा, सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे पद्धति अपनाते हैं वो अपनाते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसका मतलब होता है एक नाम होता है बेटा जेनेरिक नेम, कौन सा होता है, और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। एक नाम होगा जेनेरिक और एक होगा, इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इस फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन थे, कैरोलस लिनियस। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फादर ऑफ कौन थे बेटा, कैरोलस लिनियस, ये थे, ठीक है। दूसरा नाम सुनो आप लोग। अब
इन्होंने क्या किया, अब जैसे आपको कोई एनिमल मिला, क्या मिला, एनिमल, आप जंगल की तरफ गए, आपको कोई एनिमल दिख गया, अब आपको लगा यार मैंने धरती पहली बार देखा ये, इसकी तो मैंने डिस्कवरी कर दी, लेकिन ये बात कैसे प्रूफ करें कि हमने डिस्कवरी की है, या आपको कैसे कोई मान ले कि तुमने डिस्कवरी की है। तो दो संस्था बनाई गई, एक बनाया गया ICGZN और एक बनाया गया ICBN। अगर आपको ये देखना है कि इसकी डिस्कवरी हुई नहीं है तो आप लोग पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा ICZN से अगर कोई एनिमल है, और दूसरा बेटा प्लांट है तो ICBN। ICGN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और इसकी होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। फुल फॉर्म आपको सबको याद है? सही नहीं है तो लिख लो, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और इसकी क्या होती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ फॉर होता है यहाँ पे बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। मतलब ये हुआ कि आप जब भी कोई एनिमल की डिस्कवरी करोगे तो आपको ये संस्था ये प्रूव करके देंगे कि और कोई यहाँ पे कहीं पे भी नाम इसका डिस्कवर हुआ या फिर नहीं हुआ। ये बात समझ गए आप लोग, इतना क्लियर हुआ? हम लोग नेक्स्ट आते हैं रूल्स पे कि साइंटिफिक नेम रखने के क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो उस पे आते हैं। ये लिख रहे हैं आप लोग क्या साथ में लिख रहा तो लिख रहे थे। आप लोग बेटा मेहनत से पढ़ते रहो, और अगर कोई बच्चा हिंदी यूपी और इंग्लिश हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज हो रहा है तो आप टेंशन ना लेना, एक महीने बाद आप खुद कहोगे सर इंग्लिश में ये अच्छा लगता है, ठीक है? बस अभी आप थोड़ी सी मेहनत करते रहो, ठीक है? और बेटा मैं अब 3-4 अगर आपने कल एनसीईआरटी या आज ऑनलाइन करोगे तो 3-4 दिन बाद मैं एनसीईआरटी चेक करूंगा, ठीक है? आपको एनसीईआरटी सामने रखनी चाहिए, और ये आपका पहला नियम है, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी आपके सामने होनी चाहिए, ठीक है? एनसीईआरटी अच्छा 11 की क्लियर हुआ? सीबीएसई बोर्ड की इंग्लिश क्लियर, सही बच्चों को लेके आनी है, चाहे किसी दोस्त की पुरानी ले लो, क्या दिक्कत है? बल्कि तुमने 12th किया तुम्हारे पास होगी अभी आप चाहो तो हिंदी वाली भी ले सकते हो अगर आपके पास है, सही है? चलो बेटा अब हम लोग रूल पे आते हैं, रूल पे, ठीक है? हाँ चलो हट जाऊँ मैं। चलो ठीक है बेटा, अब आप लोग इधर आ जाओ, आप लोग ऐसा किया फोटो ले लिया करो उसका, और क्या होता हूँ, ठीक है? अब सुनो, वरना तो ऐसे बहुत लेट हो जाएंगे, ठीक है? और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का लगभग अभी तो बहुत हल्के चल रहा हूँ, हल्के नहीं इतने चलूंगा आराम से, लेकिन मेरे पास चैप्टर है, मैं सोच रहा हूँ बायोलॉजी यहाँ पे जब पेपर देने जाओ 2 बार करवा दूँ पूरा, एक बार ऐसे पढ़ा के एक बार रिविजन करवा के हर एक चैप्टर का, और मैं आपका 2 बार करवा दूंगा पूरा बायोलॉजी, ठीक है? तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना, पढ़ाई करते रहो सारे, ठीक है? चलो इधर आ जाओ, अब मैं रूल आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ? रूल्स।
चलो रूल्स ऑफ साइंटिफिक नेम एंड साइंटिफिक नेम रखेंगे हम लोग, रूल पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या रूल्स है, ठीक है। तो देखो मैं एक नाम लिख रहा हूँ पहले आपके सामने, यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा है MANGIFERA मैंजीफेरा, और इसके बाद लिख रहा हूँ क्या, इंडिका, और मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, अंडरलाइन, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये आपको पता होगा आम का साइंटिफिक नेम होता है, किसका होता है बेटा, आम का। आपका अच्छा एक बात और बताऊँ आपको ये लग रहा होगा सर सबसे कठिन बात बायोलॉजी की हमें ये लगती है साइंटिफिक नेम याद नहीं होते ना, सब बच्चों की कमजोरी नहीं होगी। मैं आपको से कह रहा हूँ मत करो, 4-5 ही कर लेना बस, खाली जो फर्स्ट चैप्टर में टेबल बनी हुई है 4-5 नाम है वो याद कर लेना, इनकी कभी जरूरत नहीं पड़ रही है आपके लिए, ठीक है। कि आपको इनकी जरूरत पड़ेगी कि आप लोग इनको कोई याद करे, सुनेगा आपसे, ऐसा कुछ नहीं होगा ना, नीट में आते हैं कभी, ठीक है। तो आप लोग 2-4 याद कर लेना जो आपके लिए होंगे, वही मैं बताऊंगा, बकाया करना नहीं, कोई टेंशन ना लो। लेकिन हम रूल तो पढ़ने पहले। देखो अगर मैं इस देखूं कि ये मैंजीफेरा इंडिका क्या रूल थे इसके, और क्या क्या रूल हमें बनाने होते हैं साइंटिफिक नेम रखने के, तो वो देखो सबसे पहले पहला रूल होता है, अच्छा ये नाम जो आपको दिखते हैं जैसे मैंजीफेरा इंडिका जैसे लग रहा है, बड़ा अजीब लग रहा है नाम, क्योंकि बेटा ये जो लैंग्वेज है पता है कौन सी है, लैटिन लैंग्वेज। कौन सी है, ये हिंदी लैंग्वेज नहीं है, ये किस लैंग्वेज से लिए गए, लैटिन लैंग्वेज। तो पहला आप लोग बोल सकते हो इनका जो ओरिजिन होता है वो कौन सी लैंग्वेज होता है, लैटिन लैंग्वेज से। तभी तो होते हैं ये मैंजीफेरा इंडिका, होमो सैपियंस, ट्रिटिका मैस्टियम। अगर हिंदी लैंग्वेज होता तो कैसे होते, जैसे हम लोग होते ना गेहूं धान हम लोग तो रखते ऐसे रखते भाई, हम क्यों बड़े नाम रखते, हम तो ऐसे रखते कि भाई क्या बताता हूँ जल्दी दो, जैसे शेर का नाम रखना हो तो क्या रखते, शेरा ठीक है शेरू, ठीक है। तो बेटा आप लोग अब ये लैटिन लैंग्वेज से इनका ओरिजिन हुआ है, इसीलिए नाम ऐसे होते हैं, इसे बोलते हैं डेड लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, दूसरा जो ये लिखे जाते हैं ये थोड़े तिरछे लिखे जाते हैं, सीधे थोड़े तिरछे, और ये लिखे जाते हैं इटैलिक्स में। किस में लिखे जाते हैं, तो ये रिटन होते हैं वो होते हैं इटैलिक्स में, ठीक है, इटैलिक्स में ये लिखे जाते हैं। तो आपने क्या देखा कि साइंटिफिक नेम का ओरिजिन किससे होता है, लैटिन लैंग्वेज से, और लिखे किसमें जाते हैं, इटैलिक्स में। दूसरा बेटा जो तीसरा रूल होता है वो ये होता है कि ये हमेशा 2 नाम में होंगे। फर्स्ट नाम किसको डिनोट करेगा, जीनस को, और सेकंड किसको करेगा, स्पीशीज को। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो फर्स्ट नेम होता है, फर्स्ट नेम डिनोट करता है किसको, जीनस को, और सेकंड किसको करता है बेटा, स्पीशीज, या हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। क्या बोल सकते हैं, तो ये हमेशा किस में होंगे, 2 में होंगे, सही है। और इसी को बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा ट्राइनोमियल होता है, जैसे कौवा का नाम पता है क्या होता है, किरो का, कार्बस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, वहां पे 3 नाम होते हैं। चलो 2 ही नाम याद नहीं करना, 3 कहां से हुई। एक पॉली भी होता है, वो वहां तक मत जाओ, ठीक है, यहीं तक सही है। हाँ तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे खाली बाइनोमियल, क्योंकि 2 नाम होते हैं इसीलिए इसको बोलते हैं पद्धति को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। समझ गए आप लोग ये बात। तो हमने देखा कि ये 2 में होंगे, एक जेनेरिक नेम होगा, एक क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट। बेटा इसका अगला रूल ये होता है कि जो जीनस नेम होता है, क्या होता है, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कैपिटल। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जीनस नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर, कौन सा लेटर बेटा, कैसा होगा, कैपिटल। और जो इस स्पीशीज का फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। क्या होगा, स्मॉल। ये समझ गए। इससे अगला रूल जो होता है वो ये होता है कि दोनों को हम लोग सेपरेट लिखें और दोनों को अंडरलाइन करें। क्या करें, तो ये जो लिखे जाते हैं तो हम इनको क्या करते हैं बेटा, सेपरेट करते हैं, और क्या करते हैं, अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन करते हैं
और अगर हो सके तो ब्रैकेट में आप लोग जिसने नाम दिया उसका नाम भी लिख सकते हो। लीनियस ने दिया तो LIN लिख दो ब्रैकेट में, जैसे यहाँ पे लिख दो LIN। ये होते हैं साइंटिफिक नेम रखने के रूल्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कभी आप फ्यूचर में अगर साइंटिफिक नेम भी रखो तो ये रूल फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो तो ये क्लियर हुआ बेटा। आपको बताओ क्या क्या मैंने बताया। पहला इनका ओरिजिन कौन से लैंग्वेज से हुआ है? लैटिन लैंग्वेज से। लिखे कौन से लैंग्वेज में जाते हैं? इटैलिक्स। दो नाम होते हैं, एक होता है जेनेरिक और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट, जिसमें इसीलिए इसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जीनस का फर्स्ट लेटर कैसा होता है? कैपिटल। स्पीशीज का फर्स्ट लेटर क्या होता है? स्मॉल। दोनों को सेपरेट अंडरलाइन कर दो और दोनों को सेपरेट लिख दो। ये इतने रूल होते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम रखने को, समझ गए आप लोग। अगर आप लोग जैसे मैंने लिखा है मेंजिफेरा इंडिका, जो फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल बनाया है, ये कौन सा नेम बेटा? जीनस। यहाँ देखो ये कौन सा है? जीनस। और ये कौन सा है? स्पीशीज, ठीक है। इसका फर्स्ट लेटर देखो कैपिटल है, इसका फर्स्ट लेटर क्या? स्मॉल है। दूसरा ये नाम अजीब लग रहा है मेंजिफेरा इंडिका, तो लैटिन से दिया गया है, थोड़ा तिरछा लिखा लेकिन है लिखा हुआ तो इटैलिक्स में है लिखा हुआ। इसके बाद प्रिंटेड जो होते हैं इटैलिक्स में होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने दोनों को सेपरेट अंडरलाइन किया है। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये रूल होते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखने के या रखने के, समझ गए आप लोग। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ आप लोग सबको? किसी को बच्चों को डाउट तो नहीं है बेटा? मुझे पता है कि आप लोगों को डाउट होते होंगे, लेकिन आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक, कोई भी बात। आप लोग खाली बैठे मत रहना कहीं। आप लोग सोचो मैं क्यों पूछूं, ये वाला भाव मत लेके आना, ठीक है। जितना पूछोगे उतने आप आगे बढ़ोगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैंने पढ़ाए हैं जो कते जीरो से, और मैंने उनको कते हीरो बना दिया, ठीक है। तो आपको अकेले नहीं हो और आप भी हीरो बन सकते हैं मिसाल में, ठीक है। पढ़ के थोड़ा मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है कि मैं एज लाइक टीचर की तरह पढ़ाता नहीं, मैं थोड़ा सा फिरोज बच्चे से रहता हूँ, सही है। तो रखता हूँ बच्चों को जिससे आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। अब वो वाला तरीका अच्छा ही लगता ना, एकदम आओ कि अरे मैं आ गया, तुम भी आ गए, बैठो जल्दी से, ये वो उस तरीके से नहीं रहता, तरह जाओ। ये समझ गए आप लोग? बताओ इतना समझ गए बेटे सब? ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो इसका फोटो ले सकते हो, वैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। एक काम करो, देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसे, आप चाहो तो फोटो ले सकते हो इसका, इंपॉर्टेंट कोई है तो फोटो ले लो, इसका लेना, मेरा ले लो तो कोई बात नहीं। सुनो यहाँ देखो बेटा, आप लोग एक काम करना किया करो डेली जाके। देखो एक तो मैंने तरीका बताया कि आपको आधे घंटा जो आज पढ़ा है वो पढ़ना है। सब बच्चों को बताइएगा, पता है सबको? एक बार फिर दोहरा दे रहा हूँ, ये बैठ के लिख लो कॉपी पे। मैं 1 साल का वर्क शेड्यूल बता रहा हूँ, अगर आपने 1 साल फॉलो कर लिया तो बाद में यही कहोगे सर आपने बिल्कुल ठीक कहा था। वरना आप लोग पता है कि वो होली साइड में, मार्च साइड में, सर सिलेबस तो बहुत हो गया, सर रिवाइज करवा दो एक बार, क्योंकि आप भूल जाओगे पीछे का। आपको करना क्या है, देखो तरीका बता दे रहा हूँ एक बार। आप लोगों को 30 मिनट घर पे जाके वो पढ़ना है जो आज पढ़ाया है, बस यही पढ़ना है खाली, जो आज पढ़ाऊंगा मैं उसको पता ही तैयार कर लो बैठ के। एक लाइन का गैप भी देख लो कितना है एनसीईआरटी में, समझ रहे हो? सारा क्वेश्चन कहाँ से देगा, ठीक है। यानी कि जब 30 मिनट मिलना है तो हम तो गैप भी देख लेंगे कितना है, दो उसके बीच, लेटर के बीच। दूसरा क्या है, 30 मिनट पीछे का पढ़ो, जैसे मैंने कल पढ़ाया था तो आज 30 मिनट वो पढ़ना है कल वाला। और 1 घंटा जो बच्चे रिपीटर हैं वो क्वेश्चन लगाएंगे, और जो बच्चे अभी फ्रेशर हैं तो वो कुछ है बायोलॉजी का ही कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। मतलब मैंने पूरा टाइम दिया है आपको 2 घंटा। कतई अपने इस कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में बैठा लो कि आपको 2 घंटा बायोलॉजी पढ़नी है। और जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है वो बेटा अपने साथ, मेरे साथ नहीं, अपने साथ और साथ में अपने परिवार के लिए धोखा देता है, समझ रहे हो? एक टीचर का तो विश्वास होता ही है। मैं आपसे ये बोलूंगा, अगर आप सफल हो गए, सबसे ज्यादा बताओ, सबसे ज्यादा सुखी कौन रहेगा? मतलब सुखी का मतलब खुश कौन रहेगा? होगा सब लोग। सबसे ज्यादा जो खुशी होती है वो एक टीचर को होती है, और सेकंड होती है उसके पेरेंट्स को। और बेटा सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा? मोहल्ले वाले। अगर आपका अभी आपका सिलेक्शन हो जाए एमबीबीएस में, तो आप विश्वास नहीं मानो कि जितने उस गांव के लड़के होंगे और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे वो सब सोच रहे होंगे आज डांट लगी है घर जाके, तुम्हारी नहीं उनकी। तो एक बार कैसी करके सिलेक्शन लेकर दिखाओ, घर वाले आपके कितने खुश हो जाएंगे आपसे आपको पता नहीं है। आपके घर वाले नहीं, फिर सब खुश हो जाएंगे, ठीक है, जो आपसे रुके हुए हैं। चलो देखो, तो मैं क्या कर रहा हूँ आपसे कि आप लोग खाली बस 2 घंटे पढ़ाई करते रहना बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री आप इतना टाइम दो, 2 2 3 2 4 दो या मत दो, मुझे नहीं पता, ठीक है। देना पड़ेगा तो
लेकिन बायोलॉजी के लिए 2 घंटे भूल के ही मत छोड़ना। चाहे किसी की शादी हो, चाहे किसी का बर्थडे हो, चाहे बरसात हो रही हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे ईद हो, चाहे तुम्हारी खुद की शादी हो, लेकिन 2 घंटे पढ़ के जरूर जाना। समझ रहे हो? 2 घंटे। और बेटा एक बात और बताऊँ, एमबीबीएस बनना अगर इतना आसान होता तो मैंने कल भी बोला था ये बात कि हर मोहल्ले में, हर गांव में 2-4 एमबीबीएस घूम रहे होते। इतना आसान तो नहीं है। ये उसी के लिए है जो इतना कर पाए। जो ना कर पाए, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, तैयारी मत करो। ये कोई यहाँ पे मैजिक वाला खेल नहीं है, ना मैं सुहानी हूँ कि आपका दिमाग पढ़ के कॉस्ट बता दूंगा। सही है? ये आप लोग वहाँ जाकर पेपर में ऑप्शन सर्च कर लोगे। आपने जैसे किया, सुनो, माइंड रीडर, जैसे आप क्वेश्चन पेपर में पहुंचे, आपने देखा ABCD, कौन सा मन में है? बी सही है। ये नहीं हो पाएगा, वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? और ये कोई हाई स्कूल में नहीं है कि शाम को पढ़े सुबह को लिखा है। वो पूछ रहा है गाय के बारे में, लिख रहा है हाथी के बारे में, ये भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपको कहते एक्यूरेट नॉलेज होनी चाहिए, और उसके लिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? उसके लिए जैसे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, उसके लिए मैं 24 घंटे आपके लाइब्रेरी में हूँ। मैं ये बंद होने के बाद नंबर भी दे दूंगा आपको, और उसके बाद आप लोग आराम से मुझसे किसी भी टाइम कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल तो मत करना कि 12 बजे कॉल करो, आंसर बता दो, मैं कहीं सो रहा हूँ। लेकिन हाँ, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं यहाँ के आपको डिस्कस करवा दूंगा। ठीक है? वो क्वेश्चन, जिससे सब बच्चों को पता लग जाएगा। आप लोग तैयारी किया करो बेटा, पढ़ते हो तो मुझे पता डाउट होंगे आपके। और जब कोई टीचर इतना कहे कि आप किसी भी टाइम कोई डाउट पूछ सकते हो, तो आप लोग पूछ सकते हो बड़े आराम से। ठीक है? मेरे लिए कोई ऐसा वो प्रॉब्लम नहीं है कि आप, और 24 घंटे नहीं रहूँगा, लेकिन हाँ अगले दिन को आके यहाँ बता दूंगा। ठीक है? कोई भी डाउट सही। चलो ठीक बेटा, ये बताओ आप लोग रूल समझ गए? अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा कुछ और चीजें समझते हैं, फिर हम लोग किताब पढ़ेंगे आराम से। देखो 3 चीजें यहाँ पे आती हैं। पहले मैं वो आपको डिस्कस कर दूं, जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। क्या क्या सर? देखो पहला चीज समझो, इधर देखो, बोलो मत। पहला जो एक नाम आता है क्लासिफिकेशन, क्या तो नाम आता है? दूसरा एक होता है टैक्सोनॉमी, और तीसरा एक होता है सिस्टेमेटिक्स। ये बच्चों का भी कंफ्यूजन नहीं, दूर नहीं होता। ये हमेशा रहता है कि यार पता नहीं, बात तो एक ही जैसी हो रही है, लेकिन ये फिर डिफरेंस क्या है इनमें? क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक्स। ये बात सही है, बिल्कुल एक जैसे है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो समझो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, सुन लो आगे ध्यान से बेटा। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है? देखो, जैसे सपोज मानो एक स्कूल की प्रेयर हो रही है। क्या हो रही है? प्रेयर। स्कूल में प्रेयर हो रही है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि मैं जनरल से कैरेक्टर लेके, जनरल से कैरेक्टर का मतलब है कि मैंने मेल को फीमेल को अलग अलग कर दिया। मैंने कहा बेटा इन 4 लाइनों में फीमेल्स जो मतलब लड़कियां हैं वो लगेंगी, और इन 4 लाइनों में लड़के खड़े होंगे, तो मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया। मैंने क्या बोला? सिंपल हमने कैरेक्टर ले लिए और उनको देख के हमने ग्रुप में रख दिया, तो हमने क्या कर दिया? क्लासिफिकेशन। लेकिन टैक्सोनॉमी क्या होती है वो सुनो। टैक्सोनॉमी का मतलब ये होता है जो मैंने अभी किया क्लासिफिकेशन, यानी कि टैक्सोनॉमी के अंतर्गत भी हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन ही करते हैं। लेकिन अब मैं क्लासिफिकेशन में क्या रूल रख रहा हूँ? देखो मैंने पहला रखा कि बेटा जो बच्चे, जैसे मैंने टैक्सोन ना दिया। टैक्सोन का मतलब यह है कि जो बच्चे ए नाम के होंगे वो सबसे अगले खड़े होंगे, जो बी नाम के होंगे वो उससे अगले खड़े होंगे, या जिनका गांव का नाम, उनका नाम, उनके पापा का नाम, मम्मी का नाम सबका ए से आ रहा है तो वो अगले आ जाओ। सही है? बकाया पीछे चले जाओ। अब मैंने एक कैटेगरी लगा दी। कैटेगरी का मतलब जैसे हम लोग, जैसे यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन, अगर भारत की बात करें तो क्या यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं किया हुआ है भाई? पहले देश आते हैं कि हम भारत से हैं, तुम कहाँ से हो? चाइना से हो, तुम बांग्लादेश से हो, तुम पाकिस्तान से हो, तो ये देश हो गए। उसके बाद अगर हम अंदर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ? स्टेट कि कौन से राज्य से हो, उत्तर प्रदेश से हो, हरियाणा से हो, कहाँ से हो। इसके बाद अगर अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा? जिला कि आपका जिला कौन सा, बरेली से हो, पीलीभीत से हो। उसके अगले जाओगे तो क्या मिलेगा? तहसील। तहसील के अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा? ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर गांव। गांव मान लो, चलो पंचायत मान लो, गांव मान लो, ठीक है। और गांव के अंदर जाओगे तो क्या मिलेंगे? मोहल्ले। गांव में मोहल्ले होते हैं, ये कुतिया मोहल्ला, ये वो मोहल्ला, ठीक है, होते नहीं होते हैं? सही है। और मोहल्ले के अंदर क्या होते हैं? घर। तो क्या आपका क्लासिफिकेशन नहीं है? अब सुनो, जो है सुनो,
जो देश था, एक देश हो गया, एक राज्य हो गया, एक उसके बाद जिला हो गया, एक तहसील हो गया। अगर ऐसे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ऐसे समझ में, तो हम इसका मतलब क्या कर रहे हैं, टैक्सोनॉमी। अब यहाँ बायोलॉजी पाऊंगा, रुक जाओ। और सिस्टमैटिक्स का मतलब पता क्या होगा, कि जो देश पहले बना उसको पहले लिख लें, जो बाद में बना उसको बाद में लिख लें, लेकिन मैंने टैक्सोनॉमी भी की और क्लासिफिकेशन भी किया और सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट कर दिया, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक। यानी कि एक एवोल्यूशनरी ऑर्डर रख दिया। अब के साथ क्वेश्चन भी आया था नीट में, यही तो उसने पूछा था, उसने पूछा था फाइलोजेनी किसे बोलते हैं, उसका मतलब था एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और जो फाइलोजेनी हम करते हैं वो किसमें करते हैं, सिस्टमैटिक्स में। अब आप लोग आ जाओ बायोलॉजी भाषा में, अब आपको समझ में आ जाएगा बड़े आराम से। देखो बेटा समझो आप लोग, जैसे मैं कहूँ कि आपको यहाँ क्लासिफिकेशन करना है इतनी भी स्पीशीज, ध्यान समझे ना, जैसे 17 लाख से 18 लाख स्पीशीज हैं, उनको आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। आप क्या करोगे, आपने पहला कैरेक्टर ले लिया कि जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो प्लांट में रख दिए, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं वो एनिमल में रख दिए, जिनमें लोकोमोशन है मतलब एक जगह दूसरे जा सकते हैं वो एनिमल में रख दिए, जो नहीं जा सकते वो प्लांट में रख दिए। ये आप क्या कर रहे हो, क्लासिफिकेशन क्या कर रहे हो। लेकिन अब आप क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हो, देखो दूसरी भाषा में। अब आप ये भी देख रहे हो कौन से किंगडम में जाएगा, ये किंगडम जानते हो, जानते हो, जगत जानते हो। अभी मैं आऊंगा इस पे आराम से पढ़ाऊंगा, तो भी आपने ये भी देख लिया किस फाइलम में रखा जाएगा, किस क्लास में रखा जाएगा, किस ऑर्डर में रखा जाएगा, किस फैमिली में रखा जाएगा, किस जीनस में रखा जाएगा। तो मैंने क्लासिफिकेशन तो किया, लेकिन साथ में क्या किया, टैक्सोनॉमी क्या किया, क्योंकि मैंने टैक्सोनॉमी रख दिए। अब मैं ये देखूं, सुनो, कि जो सबसे कम कॉम्प्लेक्स हैं उनको सबसे पहले रखा, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स उनको बाद में रखा, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स उससे बाद में रखा, और सबसे कॉम्प्लेक्स सबसे बाद में रखा। इसका मतलब मैंने क्या किया, सिस्टमैटिक्स। मतलब सिस्टमैटिक्स में भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं और टैक्सोनॉमी करते हैं। टैक्सोनॉमी हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन भी करते हैं और टैक्सोनॉमी भी रखते हैं, और क्लासिफिकेशन खाली क्लासिफिकेशन करते हैं। आया क्लियर हुआ तीनों नाम। अब विद एग्जाम्पल सुनो, देखो क्योंकि ये बच्चे आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, सुन दो आपको। जैसे आपको पता है कि अगर मैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करूं या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करूं, तो आपको पता है आपके पास किंगडम होते हैं, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। शायद बच्चों को पता होगा, नहीं पता हो तो मैं लिख दे रहा हूं एक बार। किंगडम, किंगडम के अंदर क्या आते हैं बेटा, फाइलम, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर और सबसे अंदर। अब सुनो आप लोग, बेटा इनको बोलते हैं टैक्सोन बोलते हैं, और इनको बोलते हैं वैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझो, कुछ चीज समझो। जैसे क्लासिफिकेशन का मतलब ये था कि मैंने 5 किंगडम में चीजों को क्लासिफाई किया था। किंगडम हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं भाई। धरती पे कितने किंगडम है, 5 ही तो है। सब एनिमल को हमने किस में रखा है, 5 किंगडम में। हेलो, नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं 5 बेटा हम लोग समझो। अगर हम टोटल किंगडम की बात करें कितने हैं बताओ, 5। सब बच्चों को पता है, अभी नहीं पता है ना। अच्छा ये बताओ, सही बताओ ईमानदारी से, कितने बच्चों को 5 किंगडम के नाम नहीं पता है, बता दो, क्या दिक्कत है, बोले सुनना मार दूंगा। सही सही, चलो बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, नीचे चलो। ये देखो, अगर हम धरती पे देखें तो टोटल कितने किंगडम है, 5। जिसमें पहला किंगडम कौन सा है, मोनेरा, दूसरा फेरोस्टा, तीसरा पंजाई, इसके बाद प्लांटी और एनिमलिया। मैं समझाऊंगा ये कैसे आए, टेंशन ना लो अभी, ठीक है। ये किंगडम 5 है। ये हम लोग ऐसे मान लो जैसे हमारे देश होते हैं। अगर हम पूरी धरती का अगर क्लासिफाई करें तो देश भी तो होता है पूरा, वो देश सॉरी पूरा धरती भी तो होता है, उसमें क्या होते हैं देश। जैसे ये अगर देश की बात करें तो कितने 190 प्लस देश हैं। तो जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया अलग, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, ऐसी 5 किंगडम है टोटल, सही है। किंगडम के अंदर बताओ क्या आते हैं, फाइलम, क्या आते हैं,
जैसे अगर आप किंगडम एनिमल की बात करोगे, जैसे एनिमल या किंगडम की बात करें हम लोग, तो फाइलम कितने होते हैं बताओ? 11। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको 11 फाइलम के नाम याद है? याद है? तुम दोनों को याद है शायद है? और किसे याद है? तुम्हें याद है? तुम्हें याद है? और किसे याद है? तुम्हें याद है 11 फाइलम के? और कोई बच्चा है इसे याद है? तुम्हें याद है? सुनो खड़े दो, स्टार्टिंग के 5 फाइलम बताओ खाली। शांत रहो बेटा सब लोग। हाँ हाँ और बताओ। नहीं पता? ठीक, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? राजवीर। तुम बताओ। ठीक, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ। और किसने तुम बताया? तुम सुनाओ। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। तो लगभग बच्चों को याद है। अब आप लोग बताओ, किंगडम के अंदर हमने क्या रख दिया? फाइलम। जैसे भाई किंगडम तो एनिमलिया है, लेकिन एनिमल भी तो बहुत टाइप के हैं, तो इसका मतलब हमने क्या बना दिए? फाइलम। ठीक है, तो आप लोग पढ़ोगे, अभी सबको याद करवा दूंगा, टेंशन ना लो। ये मत सोचो ना कि यार इन्होंने बता दिया यही नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा, सबको याद करवाऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो फाइलम हम लोग पढ़ेंगे पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक, जिसमें तुम्हारा पोरीफेरा, सीलेंडेटा, टीनोफोरा, बहुत सारे फाइलम आते हैं। अब फाइलम के अंदर जाओगे तो क्या होते हैं? क्लास। जैसे आपने फाइलम ले लिया कॉर्डेटा, क्या ले लिया? अब आप लोग क्लास की बात करें तो उसमें नहीं होते हैं? एप्स होते हैं, मैमल्स होता है, रेप्टाइल्स होते हैं, होते नहीं होते हैं? तो वो क्या होते हैं? क्लास। क्लास के अंदर जाओगे तो क्या होते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर फैमिली, फैमिली के अंदर और जीनस के अंदर। ये ऐसा ही हिसाब किताब है। जैसे हम पहले भारत पूरा देश ले रहे थे, उसके अंदर क्या थे? स्टेट थे, उसके अंदर क्या थे? जिला, जिला के अंदर तहसील, तहसील के अंदर ब्लॉक और ब्लॉक के अंदर गांव। सेम वही हिसाब हुआ। तो इस हिसाब से क्या किया गया? क्लासिफिकेशन किया गया है। और कितने सारे एनिमल्स का। और ये क्या है? एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की है जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। समझ गए आप लोग? जैसे किंगडम होते हैं, 5 किंगडम है हमारे। अगर मैं अपनी क्लासिफिकेशन की बात करूं, अपने मतलब हम लोगों के, ह्यूमन के, तो आप लोगों को पता होगा शायद, जैसे किंगडम हमारा कौन सा है बताओ? एनिमलिया। फाइलम हमारा कौन सा है? कॉर्डेटा। इसके बाद क्लास कौन सा है हमारा? मैमेलिया। ऑर्डर कौन सा है? प्राइमेटा। फैमिली कौन सी है? होमोनिडी। जीनस होमो और स्पीशीज होमो सैपियंस। समझ गए हम लोग? तो ये क्लियर हुआ बेटा आपको? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, आप लिख रहे हो तो साफ राइटिंग लिखूंगा थोड़ा सा। मुझे ऐसा लगता है ना कि अब बोर्ड हो गया तो आप लोगों का, तो आप राइटिंग को मत जाओ, आपको तो खाली टिक मार्क करना है, टिक लगाना है। ठीक है, आपको लिखना सुनना है हैंड राइटिंग, कैसा भी राइटिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खाली आप लोग ऑब्जेक्टिव से ही भर देना, बोलना से ही भर देना। ठीक है तो बेटा ये बताओ आप लोग कुछ कुछ समझे थोड़ा थोड़ा कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है? क्लासिफिकेशन का मतलब है कि सारे एनिमल को हमने किंगडम में डिवाइड किया है, उसके अंदर फाइलम थे, क्लास थे, ये सब। ठीक है, तो हम थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इसके बाद अगली बात करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी निकालें, ये लिख रहे हैं आप लोग, लिखो जल्दी से। आप लोग वाटर तो लेके नहीं आते सब लोग? वाटर तो लेके आए थे बेटा, पानी तो बहुत जरूरत है इस टाइम, बहुत गर्मी पड़ रही ना, और जितना ज्यादा पानी पियोगे उतने ज्यादा स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ। समझ रहे हो? अब जिसके पास वाटर होता नहीं उसको प्यास लगती हो सकता है, थोड़ा होता है, मांग लो आसपास से पानी। चलो हम लोग इस पे आते हैं।
कल हम लोगों ने कहा था, पढ़ लिया था, यही थे ना? बताओ बताओ, यहाँ पे थे ना, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सभी लोग बेटा एनसीईआरटी लिखा हो, इसीलिए मैं कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन, और हम एनसीईआरटी को एक लाइन करके पढ़ेंगे, बिल्कुल एक लाइन, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोग सोच सकते हो, अगर आपको 90 में 90 क्वेश्चन करने तो एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, विदाउट एनसीईआरटी कोई काम नहीं चलेगा हम लोगों का। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हमारे यहाँ Try your luck. Earn as much as you can on a low trade. As long as the chart is. कैसा आ गया भाई? ये हटेगा कहाँ से? देख लो बस कहाँ रहा है, देख लो कोई गलत तो चल रहा है इसमें, सही चल रहा है सब कुछ। चलो वो ऐप आएगा मुझे पता था, पहले बोला था हटा जा भैया हट जा। अरे ठीक है, मैं ज़्यादा आता नहीं है इसे चलाना, आप लोग ज़्यादा होशियार हैं। मैं इंटरनेट से बहुत दूर रहता हूँ जितना हो सके। चलो ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो कल मैंने आपको बताया था 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन स्पीशीज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अगले कह रहा है द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, यानी कि धरती पे जितने टाइप के स्पीशीज प्रेजेंट हैं उन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। समझ गए आपको यहाँ पर? ठीक है, अगले देखो क्या कह रहा है, we should remember here that as we explore new area and even old ones, new organisms are continuously being identified. आप लोग जितनी एरिया को बढ़ाओगे, मैंने साफ साफ कहा है, स्पीसीज रिचनेस उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। अगर आप पीलीभीत में देख रहे हो तो आपको कम स्पीसीज मिलेगा, आप जंगल भी इंक्लूड कर लो उसमें ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा कर लो तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब एरिया और स्पीसीज का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? लीनियर होता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे स्पीसीजनेस बढ़ता रहेगा। अगले कह रहा है बेटा, एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन वर्ल्ड, वी नो द प्लांट एंड एनिमल्स इन आवर ओवन एरिया बाय द लोकल नेम, दीज लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो हमारे एरिया में प्लांट या एनिमल होते हैं उनको हम कैसे नाम से जानते हैं? लोकल नेम से। लोकल का मतलब जैसे आप आम है, आम कह रहे हो, आम कैसा आम है? लोकल। आप गेहूं कह रहे हो, गेहूं कैसा नाम है? लोकल। आप और क्या बोलते हो भाई? जो भी प्लांट है सबको लोकल नेम से जानते हो, साइंटिफिक नेम से एक बात जान रहे हो, जैसे अभी आम का बताया तो मैंजीफेरेट जान रहे हो, है ना? वैसे लोकल नेम से जानते हैं। लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है कि ये वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस, जगह टू जगह क्या करेंगे? चेंज हो जाते हैं। और कह रहे हैं इवन विद इन अ कंट्री, कंट्री में तो हो ही जाते हैं चेंज। Probably you will recognize the confusion that would be created if we did not find way and means to talk to each other to refer to organism we are talking about. अगर एक बार बताओ आप लोग, अगर इनके एरिया टू एरिया नाम चेंज होंगे तो क्या आप इन स्पीशीज के बारे में बात कर सकते हो? भाई आप तो कर सकते हो आपस में, लेकिन दूर नहीं कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। आप कह रहे हो मुझे आम के बारे में पढ़ रहा हूँ, वो समझ रहा है ये हाथी के बारे में पढ़ रहा है, तो कैसे काम चलेगा? टीचर पढ़ा रहा है बंदर के बारे में, बच्चा समझ रहा है यार बंदर तो हमारे ऐसा होता है, अब वो पढ़ा रहा है किसके बारे में? हाथी के बारे में, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसका अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाथी से बंदर कहते हैं, मैं सपोज बता रहा हूँ आपको, लोकल नेम जगह टू जगह क्या होते हैं? हमेशा चेंज हो जाते हैं। जो हम लोकल लैंग्वेज में बात उनसे नहीं मतलब आपस में बात नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते। समझ गए आप लोग? अगले देखो कह रहे हैं हैंस, अब जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है पूरा नॉर्मली वो सब ये यहाँ लिखा हुआ है, इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ? कोट कर रहा हूँ, इससे आपको चीजें समझ में आए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी जरूर खरीदो सब लोग, और हम लोग जहाँ जहाँ मैं स्टार बनवाऊँ वहाँ आप लोग स्टार बनाते रहना, जहाँ अंडरलाइन करवाऊँ वहाँ अंडरलाइन करते रहना, और उन चीज को अच्छे से एक कॉपी बना लो, लिखते रहना, और ये सब करते रहोगे। बस यही तो है पढ़ाई, और क्या है? पढ़ाई में कुछ ऐसा ना कि कुछ एक्स्ट्रा पूजा करनी पड़ती है। अब हो सकता है यहाँ मानते हो कि भंडारा करवा देंगे, ऐसे भी तो लोग होते हैं, होते नहीं होते हैं? अच्छा ऐसे लोग, आप लोग तो लगभग न्यू जनरेशन को ठीक है मानते हो, अच्छी बात है, लेकिन ये लोग थोड़े से उनको ज्यादा मानते हैं ना। आपने कह दिया हम तैयारी कर रहे हैं नीट की, एमपीएस बन जाए, मम्मी पापा ने ये नहीं देखा बच्चा पढ़ के दे रहा, उन्होंने चुपके से जाके बोल दिया भंडारा कराएंगे, खाली हो जाए बस है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इन बातों में मत अभी जाना नहीं, थोड़ा थोड़ा इतना, ठीक है? पहले तक जाना, ठीक है? एनसीईआरटी की तरफ, एनसीईआरटी तो पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, वरना ऐसे कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है? चलो
तो यहाँ कह रहा है hence there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world। हमें जरूरत क्या थी कि सेम नेम पूरे वर्ल्ड में रहे। जैसे अगर मैं किसी का आम का नाम मैंजीफेरा इंडिका ले रहा हूँ तो चाइना में जाऊँ तब भी मैं कहूँ मैंजीफेरा इंडिका चाहिए तो वो वही दे, आम की थी, समझ गए। तो साइंटिफिक नेम रखने की हमें जरूरत थी। क्लियर हुई बात। अगले कह रहा है बेटा और कह रहा है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। अंडरलाइन करो उसको, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि हमें ऐसे नेम की जरूरत पड़ी जो ऑल ओवर सेम हो और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर। कह रहा है ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म दैट नेम इज अटैच्ड, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब सिंपल सा होता है कि हम किसी का साइंटिफिक नेम नॉमेनक्लेचर तभी तो करेंगे हम उसके बारे में पता हो, है ना। अब भाई एक पक्षी है तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको पक्षी है वो। कोई अगर एनिमल है तो उसको पहले आइडेंटिफाई करोगे ना, या कोई प्लांट है पहले आइडेंटिफाई का मतलब सिंपल सा बता रहा है कि उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर हैं। जैसे अगर मानो किसी के अंदर वर्टिकल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी है तो हम उसे अलग ग्रुप में रखेंगे, किसी के पास नहीं है तो उसे अलग ग्रुप में रखेंगे। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई, मतलब हमें पहचान करनी पड़ेगी। समझ गए आप लोग बात, ठीक है। अगले कह रहे हैं इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नो ऑर्गेनिज्म, दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर कोई भी साइंटिस्ट किसी भी नाम की डिस्कवरी करता है या वो रखता है साइंटिफिक नेम, तो ऐसा नहीं है कि चाइना वाले कहेंगे नहीं हम तो युद्ध कर देंगे, ये नाम तुमने कैसे रख दिया, इसे तो हमें रखना चाहिए था। ऐसा नहीं है, एक पद्धति बनाई गई कि भाई अगर कोई भी किसी भी देश का कोई कहीं डिस्कवरी होती है तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड मानी जाएगी और जो नाम रखा जाएगा वो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलेगा। इसीलिए हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम कैसे होते हैं, यूनिवर्सल। कैसे होते हैं, यूनिवर्सल। ऐसा नहीं कि अगर तुम सोचो नहीं तुमने कैसे कर दिया तो हम करना चाहिए था, ये तो हम लोग अब ऐसा तो ना कर सकते क्या, चलो तुम अपने एनिमल अपने इधर ले जाओ, हम अपने एनिमल अपने इधर ले जाए, ऐसा नहीं कर सकते। समझ रहे हो, ये जो नॉमेनक्लेचर होता है ये कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब अगले कह रहे हैं देखो फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्री प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया व्हिच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर से बोलते हैं हम लोग ICBN। अगर प्लांट का नाम रख रहे हैं तो हमें कहां से अप्रूव कराना पड़ेगा, ICBN से, और अगर एनिमल का तो ICZN से। You may ask how are animal name, तो animal taxonomists have a evolved international code of zoological nomenclature। इन दोनों को अंडरलाइन कर दो, सही, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट करते रहो आप लोग, देखो मत मेरी तरफ, करो किताब है ही नहीं, देखो क्या करोगे, किताब बेटा लेके आओ जल्दी जल्दी, ठीक है। ये नहीं चलेगा, आप लोग किताब लेके नहीं आओगे तो मजा नहीं आएगा, सही है। अगले देखो कह रहे थे साइंटिफिक नेम इंश्योर, क्या करते हैं इंश्योर, दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। और कह रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल टू द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। ये कंफर्म करते हैं, पक्का करते हैं कि एक एनिमल का एक ही नाम हो पूरी दुनिया में और दूसरा वही नाम हर कोई माने। तो आप लोग यहाँ पे एक स्टार मान सकते हो, छोटा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये क्या इंश्योर करते हैं, ठीक है। दो चीजें करते हैं क्योंकि वहाँ बच्चे ऐसी चीजों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार क्या करते हैं, तो वो ऐसी बात लगेगा, तीसरी बात लगेगी तो मैं हाँ ये भी करता होगा, सही। दो बात ध्यान रखना, पहला एक नाम हो और दूसरा बेटा अराइव एट द सेम नेम, मतलब हर जगह सेम नेम चलाया जाए, माना जाए। कह रहा है दे आल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नो ऑर्गेनिज्म। और ये भी होना चाहिए कि वो नाम किसी और ऑर्गेनिज्म का ना हो। जी जैसे मान लिया कोई बिल्ली है उसका नाम रख दिया तुमने, अब तुम कोई नया नेम मिला, तुम कह रहे यार बिल्ली का नाम तो अच्छा लग रहा है, हम तो इसका भी नाम रखेंगे, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। समझ गए हम लोग, तो ये समझ गए ICZN और ICBN का क्या मतलब होता है, वो क्यों होता है और वो क्या क्या करवाते हैं, क्या मतलब आपको 100% वो सिक्योर करते हैं, क्या करते हैं, पहला ऑल ओवर द वर्ल्ड एक नाम हो, दूसरा यूनिवर्सल हो, हर जगह वो माना जाए, और तीसरा जिसका रख गया नाम उसका एक ही नाम रहे, कोई दूसरे का नाम ना रखा जाए। समझ गए आप लोग, तो ये तीन बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। हो गया क्लियर, चलो अगले देखो। अब कह रहा है बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नो ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, एक नाम में कितने कंपोनेंट होंगे, दो। पहला क्या होगा बेटा,
पहला होगा जेनेरिक नेम और दूसरा क्या होगा स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब ये दो नाम, और इस नॉमेनक्लेचर कर रहा है इसलिए उसको बोलना है नॉमेनक्लेचर। इस पद्धति को क्या बोलेंगे नॉमेनक्लेचर। इसके फादर कौन है गिवन बाय कैरोलस लीनियस। समझ गए आप लोग, अंडरलाइन आप भी करते रहना ठीक है, पेन लेके बैठ जाएगा और आराम से मजे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। is being practiced by biologists all over the world. This naming system using two word format was found convinced. Let us take the example of mango. इन एग्जांपल का नाम किसका लिया है मैंगो का लिया है, इसका नाम क्या रखा है मैंजीफेरा इंडिका। हम लोग रूल पढ़ लेते हैं एक बार, रूल क्या है देखो, रूल से क्वेश्चन आ जाता है ध्यान रखना। पहला रूल देखो क्या है, पहला रूल है बायोलॉजिकल नेम आर जनरली कौन से लैंग्वेज होते हैं और रिटन किस में होते हैं। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है सही, जो नीट में आ रहा है मैं स्टार बनाता रहूंगा और जो मुझे लग रहा है कि आएंगे उन पे भी स्टार हम लोग बनाते रहेंगे, आप लोग भी ये काम करते रहना ठीक है। अगले कह रहे हैं दे आर लैटिनाइज और derived फ्रॉम लैटिन irrespective ऑफ देयर ओरिजिन। फर्स्ट वर्ड क्या नेम रिप्रेजेंट करता है बेटा जीनस, और सेकंड क्या करता है स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज, ठीक है दो कंपोनेंट में होते हैं। तीसरा कहता है बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम वेयर हैंड रिटन आर सेपरेटली हम लोग क्या करते हैं अंडरलाइन और पेरेंटेड किस में होते हैं इटैलिक्स में टू इंडिकेट दैट देयर लैटिन ओरिजिन, ठीक है पेरेंटिक्स में होता है इटैलिक्स में। अगले कह रहा है फर्स्ट वर्ड डिनोट द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, और कह रहा है व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद द it can be illustrated with the example of in example किसका दिया है, तो आपको समझ गए मैं नहीं बताया क्या क्या रूल थे बेटा। पहला रूल लैंग्वेज किस लैंग्वेज से लिए गए लैटिन, लिखे कौन से लैंग्वेज आते हैं इटैलिक्स। तो एक होता है जेनरिक दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दूसरा दोनों को सेपरेट अंडरलाइन किया जाता है। और अगला क्या था कि फर्स्ट लेटर जीनस का क्या होगा कैपिटल और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर क्या होगा स्मॉल। ये रूल आप समझ गए क्या क्या रूल है साइंटिफिक नेम के, ये हमने वैसे पढ़ लिया लेकिन मैंने एनसीईआरटी से आपको पूरा पढ़ा दिया ठीक है। अब अगले आते हैं, अब बेटा यहाँ पे ये कह रहा है, ये तो सबको आपको ये कह रहा है कि अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रिविएटेड फ्रॉम एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका लिन। लिन का मतलब क्या है यहाँ पे लीनियस, और कह रहा है इट इंडिकेट दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। मैंने कहा था ब्रैकेट में हम उसका भी नाम लिख सकते हैं ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर सब बच्चों, चलो पानी पी लो थोड़ा, तैयारी करते हैं। पानी है आपके पास? नहीं ना सोने लगेगा, आप सो तो नहीं रहे हो? ऐसे कितने बच्चे हैं जो 12 घंटे सोते हैं? बहुत अच्छे होते हैं 12 घंटे सोते हैं, ऐसा तो कोई नहीं है आप में। आप लोग थोड़ा पानी लेके आए, इससे एक्टिव रहो थोड़ा सा हैं। चलो ले आओ, तो तुम कह रहे हो तो भेज दूंगा तुम्हें, ले आओ। अब पानी के लिए इसके लिए मना करो भाई, गर्मी पड़ रहा है। आप लोग मिनिमम 6 घंटे सो लिया करो, 7 घंटे ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मत सोया करो। अब बकाया आप लोग पढ़ाई किया करो ठीक है। एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से, रिवाइज ही कर लो बैठे बैठे। कहाँ से आ रहे तुम? अरे घर से सब आते हैं भाई, ये भगवान मैं भी घर से आया हूँ। मतलब कहाँ से आते हो? हाँ ये तो पूछ रहा हूँ। ट्वेल्थ हो गया तुम्हारा है? कौन क्लास में हो? 12th में हो? कौन स्कूल में हो? रामा कॉलेज से, वही तो सही है।
बेटा आप लोग देखो मेहनत करोगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कोई बच्चा नहीं जो नीट क्रॉस ना कर पाए अगर उसने ठान लिया है तो। और वैसे आप लोग मजाक करोगे तो करते रहो 2-3 साल तक पढ़ते रहो, कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई कर लो मेहनत से एक बार अच्छे से, और एक बार सिलेक्शन ले लो, देखो लाइफ कैसे चेंज होती है आपकी लाइफ नहीं, आने वाली 10 पीढ़ी की लाइफ चेंज कर दोगे। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा रुपया कोई कमा रहा है भारत में, 2 लोग कमा रहे हैं। कौन? बिजनेसमैन। बेटा बिजनेसमैन अलग चीज होती है, डॉक्टर और नेता। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ बिजनेसमैन क्यों नहीं बोला? बेटा बिजनेसमैन बनने के लिए आपके पास पहले से थोड़ा सा बैकअप होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं फादर मुकेश अंबानी तो नहीं पूरी संभाल लेंगे। स्टार्टिंग बिजनेस करना बहुत कठिन है इस टाइम पे। अब ये नहीं कर रहा हूँ मत करना, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉक्टर बनना आपके हाथ में है। आप बिल्कुल जीरो से डॉक्टर बन सकते हो, समझ रहे हैं आप लोग। एक नेता डॉक्टर आपको पता है कितनी कमाई करते हैं, सोच सकते हो आप लोग। बेटा हमें लगता है कभी कभी कि 1 लाख रुपया महीना में कमा रहा है, बहुत नौकरी अच्छी कर रहा है। मुझे लगता है डॉक्टर का एक दिन का जो आपके पीजीवी बता रहा हूँ मैं, हाई कुछ सोसाइटी नहीं बता रहा हूँ, खाली पीजीवी लोकल बता रहा हूँ। तुम्हारे पीलीभीत में एक डॉक्टर का मिनिमम कमाई होगा एवरेज लगभग 2 से 3 लाख रुपए पर डे। मैं पर डे की बात कर रहा हूँ बेटा, एक महीने की नहीं कर रहा हूँ। आप लोग छोटा मोटा तो आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे। ऐसा कोई डॉक्टर बैठा होगा जो कम से कम दिन भर में 100 पीटीज कम देखता है। आप जाना लाइन लगी रहती है, लाइन। वो तो बोल रहा है कि एक्स्ट्रा वाले के यहाँ एक बार गया था तो वो बोला इतना लेट नंबर लगा था कि 80 या 90 नंबर था, और जो मैं 9 से 10 बजे गया था तब ये हालत थी। बेटा यहाँ पे 100 सुबह जाते हैं, लोग बैठ जाते हैं यहाँ पे आके। हाँ पता नहीं किसके पास था। सुनो मतलब पहले दिन से लगवा देते हैं नंबर, एक दिन पहले लगवा देते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं रुपए देके, शाम को लगवा देते हैं फोन करके। सुनो मेरी बात सुनो, अगर कोई 100 पीटी देख रहा है और उसका पर्चा कितने का है 500, ये एवरेज बता रहा हूँ 500 रुपए, वरना हाई अस्पताल सही समय जाओगे तो 1000 रुपए का पर्चा होता है। 500 पर्चा, पता है पर्चा के रुपए क्या होते हैं? हम लोग जानते हैं पर्चा किस बात का होता है, बताओ? डॉक्टर की शकल देख के भाई 500 रुपए का मतलब होता है कि आप डॉक्टर से जो 5 मिनट बात कर रहे हो वो 500 रुपए जा रहे हैं। जो आप दवाई खरीदते हो तो अलग से खरीदते हो। आप क्या कहते हैं डॉक्टर का पर्चा 500 रुपए किसका है? बात कर, सोचो कितनी वैल्यू रहती है। एक आदमी अगर आपसे 5 मिनट बात कर रहा है तो 500 रुपए दे रहा है आपको, सोचो। अब अगर किसी ने किसी ने 100 ओपीडी देखा, खाली उसके पूरे दिन के बात करने के 50,000 हो गए। बेचना खरीदना वो छोड़ दो, या एडमिट कितने हुए कितने नहीं हुए छोड़ दो, खाली बात करने के 50,000 हो गए। ये मैं नॉर्मली कह रहा हूँ, 100 ओपीडी यहाँ कोई डॉक्टर नहीं होगा जो नहीं दिखता होगा पर डे। अब आप लोग सोच सकते हो, तो मैंने 2-3 लाख रुपए कम तो नहीं बताया ना, ज्यादा तो नहीं बताया, एवरेज बताया बिल्कुल। और ये मैं पर डे कम बता रहा हूँ। आजकल सबसे ज्यादा रुपया है जो वो एमबीबीएस डॉक्टर के पास है, सबसे ज्यादा। अगर आप ऐसे अस्पताल में चले गए, SRM में से सही है, या भोजीपुरा में, या कोई बरेली में अच्छा हॉस्पिटल चले गए, गंगा सिंह चले गए, तो वहां तो आप सोच ही नहीं सकते एक दिन की कमाई कितनी है। पर्चा रहने दो, कमाई उनकी सोच नहीं सकते। अगर एक दिन का मतलब ऐसे मान लो कि हो सकता है शायद वो कट्टे बट्टे 2-4-900 रुपए भरते हैं तो अब ये काम आप फ्री में कर सकते हो, क्योंकि आपके पास क्या है, कलम है, आप नीट का पेपर देना है, 360 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपने सही से कर लिए तो आप वो मशीन खरीद लोगे। मशीन का मतलब डिग्री खरीद लोगे तो पैसे कमाने की, और डिग्री तो है, और क्या है भाई उनमें हमें क्या है, उनके पास एमबी डिग्री है, हमारे पास नहीं है। तो मैं तो ये मानता हूँ मशीन है पैसे खरीदने की, वो बनाने की। अब भाई आपको मशीन खरीदनी है तो 360 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और 360 क्वेश्चन खाली 360 क्वेश्चन करने हैं, ना किसी से फाइट करनी है, ना किसी से लड़ाई करनी है, खाली 360 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप जिसमें जो अच्छा कर देगा वो उसके काबिल बन जाएगा। तो ये मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये आपके हाथ में है, ये किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, आप लोगों की मेहनत के ऊपर है खाली बस। तो एक बार मेहनत कर लो, क्या जाता है भाई, पैदा हुए धरती पे कुछ तो करो। चलो अगले हम लोग बात करते हैं। अब बात करते हैं बेटा, आपने ये समझ गए कि कैसे साइंटिफिक नेम रखे, क्या रूल होते हैं, साइंटिफिक नेम क्यों रखते हैं, ये सब समझ गए आप लोग। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन। किस बात है बेटा, जो मैंने कहा था क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। मैंने ये बोला था क्लासिफिकेशन का मतलब मैंने बताया था सिंपली हम कोई कैरेक्टर लें और ग्रुप में रख दें तो क्या होगा क्लासिफिकेशन।
अगर मैं उसको टैक्सोन में क्लासिफिकेशन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, टैक्सोनॉमी। टैक्सोन का मतलब जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। और अगर मैं उसको अरेंजमेंट में लगा दूं, अरेंजमेंट मतलब जैसे मोनेरा सबसे सिंपल एनिमल है तो हम सबसे पहले रखते हैं मोनेरा। उससे एडवांस कौन है, प्रोटिस्ट, तो प्रोटिस्टा रखते हैं। उससे एडवांस कौन है, फंगस। उससे एडवांस प्लांट्स, और उससे एडवांस। और एनिमल में अगर हम फाइलम में जाएंगे तो सबसे एडवांस कौन है, हम लोग, तो कॉर्डा सबसे बाद में पढ़ते हैं, है पता। तो ये पूरा क्या है, सिस्टमैटिक्स। समझ गए आप लोग क्या है, क्लियर हो सब बच्चों, एक बार पढ़ ले, ठीक है पढ़ो। यहां देखो बेटा क्या कह रहा है, ये तो पढ़ लिया, चलो अगले आ जाओ। ये ऐड क्यों आ रहा है, बाई पे लगा हुआ है क्या? क्या होगा सही। देखो यहाँ बेटा देखो कह रहा है क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे ये कह रहा है सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक बार बताओ आप लोग, अगर हम एनिमल का या प्लांट का क्लासिफिकेशन ना करते तो क्या इतना आसान था पढ़ना? नहीं भैया, हम तो करते नहीं कि एक बार हाथी के बारे में पढ़ लिया, एक बार कुत्ते के बारे में पढ़ लिया, एक बार बंदर के बारे में पढ़ लिया, पूरी लाइफ इसी में बीत जाती। 17 लाख चीजें कहाँ तक पढ़ते? तो हमें क्या करने की जरूरत पड़ती, क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन मतलब ये होता है कि अगर मैं किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ रहा हूँ तो जितने भी एनिमल किंगडम मोनेरा के में रखे हुए हैं हमने सबके बारे में पढ़ लिया, बात खत्म। किंगडम एनिमलिया के कैरेक्टर मैंने पढ़े, तो किंगडम एनिमलिया में जितने एनिमल्स हैं सबके कैरेक्टर मैंने बारे में पढ़ लिए। भाई क्लासिफिकेशन मतलब ये तो होता है। अगर आप लोगों का क्लासिफिकेशन ना होता, जैसे यहाँ यूपीएससी, एससी, नीट के सबके बच्चे एक साथ बैठे होते, तो अगर आप लोग यहाँ 60 बच्चे बैठे हो, 60 की जरूरत पड़ती पढ़ाने के लिए। क्लासिफिकेशन मतलब क्या है कि आपको मैं एक को जो पढ़ा रहा हूँ सब सुन रहे हैं, तो यानी कि एक की जरूरत पड़ रही है। तो क्लासिफिकेशन का हमें क्या फायदा होता है कि हम लोग ग्रुप में रखते हैं चीजें, और अगर हम एक के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सबके बारे में पढ़ सकते हैं। समझ गए आप लोग बात? अब देखो तो कह रहा है कि अगर हम क्लासिफिकेशन ना करते तो ये इम्पॉसिबल था स्टडी करना, किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कह रहा है इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मींस टू मेक दिस पॉसिबल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। हमें क्या करना पड़ा, क्लासिफिकेशन करना पड़ा। कह रहा है क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड एंड कन्वेंस कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। ये वाला बात लाइन, ये वाला ये आप ऐसे कर लो डिब्बे में, क्योंकि यहाँ पे हमेशा पूछा जाता है क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है। तो हम जब कुछ इजीली कैरेक्टर लेते हैं और उस कैरेक्टर को लेके हम ग्रुप में रख दें तो उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। समझ गए आप लोग? ठीक बेटा। इसके बाद कह रहा है फॉर एग्जांपल बी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल और डॉग, कैट और इंसेक्ट द मोमेंट बी यूज्ड एनी ऑफ दिस टर्म बी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। अब कह रहा है अगर हम मान लिया एनिमल लें, प्लांट लें, कुत्ता लें, बंदर लें, तो हम कुछ कैरेक्टर देख लेंगे बाहर से, इजीली कैरेक्टर जो हमें देखना है, और उसके हिसाब से हम रख देंगे किसी भी ग्रुप में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। क्या बोलते हैं बेटा? अब आप लोग ये सोचो, वर्गीकरण हर जगह होता है, आपके घर में नहीं है क्या? भाई अगर किचन है तो उसमें हल्दी मिर्च रखा होगा, बेडरूम में तो उसका सोने के इंतजाम रखे होंगे, सही है। जहाँ कपड़े पहनते हो कपड़े की आवाज सुना कि बेडरूम में हल्दी रखा है बाथरूम में मिर्च रखा है, आप खाना बना रहे हो पहले हल्दी ढूंढ रहे हो कहाँ है, मिर्च ढूंढ रहे हो कहाँ है, ऐसा नहीं करते ना। तो क्लासिफिकेशन का मतलब हर जगह हेल्प मिलती है, तो यहाँ भी मिलती है। तो हेल्प का मतलब क्या, हमें इजीली से काम हो जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो समझ गए आप लोग क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को देख के और हम किसी ग्रुप में रख दें उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अगले कह रहा है बेटा द मोमेंट वी यूज दिस टर्म वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। अब व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक अ डॉग। अब कितने छोटा बात पूछ रहा है, अगर आप डॉग के बारे में देखते हो तो आप क्या सोचते हो? अब तुम तो पता नहीं क्या सोचते हो, लेकिन सोचना वाले हिसाब से क्या सोचते हो बताओ? अरे कुत्ता नहीं देखा आप लोगों ने देखा है ना, तो क्या सोचते हो? अरे रहने दो, फालतू बात है, मत सोचो। इधर देखो तो भाई ये सोचते हो कुत्ते की चार टांगें होती हैं, ये बताना चाह रहा है। कुत्ते की पूंछ होती है, 2 आंखें होती हैं, एक सर होता है, भौंकता है, बहुत जल्दी उठ जाता है सो के। तो मैं ऐसे पूछ सकता हूँ कि यही वो पूछना चाहिए, यही पूछना चाह रहा है, यही पूछना चाह रहे हैं, आप पता नहीं क्या सोच रहे थे। देखो तो कह रहा है बेटा ए ऑब्वियसली ईच वन विल सी डॉग एंड नॉट कैट। नाउ इफ यू वर टू थिंक ऑफ
Since we know that what you talking about, similarly suppose we are two easy mammals, you would of course think of animal with external ears and body here. अब सुनो ये बात क्या कहना चाह रहा है, सुनो ये कहना चाह रहा है जब हम कुत्ते को देखते हैं तो हमारे मन में कुत्ते का भाव आता है, मतलब हमारे मन में हम कुत्ते नहीं लगते, कुत्ते जैसा भाव आता है, मतलब कि कुत्ते क्या कैरेक्टर होते हैं। जब हम बिल्ली, अब ऐसा तो नहीं कुत्ते को देखते तो बिल्ली समझ में आ रही है, बिल्ली कैरेक्टर अलग होते हैं। ऐसे ही आप कोई प्लांट देखोगे, भाई प्लांट भी लिविंग ही तो होता है, एनिमल भी लिविंग होता है, लेकिन जब हम प्लांट को देखते हैं तो हमें क्या एनिमल के कैरेक्टर दिखाई देते हैं? नहीं ना। जैसे प्लांट आपने देखा कोई तो आप सोचते हो कि प्लांट के पास पूंछ होती, नहीं सोचते हो ना। भाई प्लांट है तो प्लांट के कैरेक्टर आएंगे मन में, और एनिमल है तो एनिमल के कैरेक्टर आएंगे। तो यही सब बता रहे हैं कि उनको देख के हमें क्या लगता है। अगले देखो, अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पे कह रहे प्लांट, ये कह रहा है देखो वीट, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट एनिमल्स etc आर कन्वेंस कैटेगरी वी यूज्ड टू स्टडी ऑर्गेन। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टैक्सा। क्या बोलते हैं उनको? टैक्सा कुछ नहीं होता, टैक्सा होता है कि जिन कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। जैसे मैंने किंगडम बना लिया, क्या बना लिया? तो किंगडम में क्या है? टैक्सा। ऐसी फाइलम क्या है? भाई एक स्कूल होता है, क्या होता है? इंटर कॉलेज मान लो। अब आप लोग ये बताओ कक्षा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्यों बनाते हैं? जिससे जो फर्स्ट का पहली बार बच्चा आए वो फर्स्ट में बैठे। अब जितने बच्चे पहली बार पढ़ेंगे वो सब किस में बैठेंगे? फर्स्ट में। जो पढ़ाया जाएगा वो सब बच्चों को फर्स्ट वालों को सेम पढ़ाया जाएगा। अब आपने देखा होगा कि बाद में 11 के बाद एक में आ जाते हैं 11A, 11B, 11C, 11D होता है सेक्शन। ए में सबसे टॉपर बच्चे, बी में उससे खतरनाक थोड़े, सही है, सी में उससे खतरनाक और डी में फिरो। फिरो का मतलब समझदार हो, हाई लेवल वाले जो एकदम सीना चौड़ा घूमते हैं स्कूल में, ठीक है, वो वाले आते हैं ग्रुप डी में। अब ऐसा होता है ना कि ग्रुप डी में तो बच्चे रहे हो कि सर हम तो ऐसे नहीं थे, तो हो सकता है आप समझदार हो, लेकिन मैंने तो मेरे स्कूल में तो यही था, जो सेक्शन डी में थे वो खतरनाक बच्चे थे, हमेशा लड़ाई पे रहते थे कि कोई ग्रुप सी ए बी का मिल जाए मारे बहुत से घेर के, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, मुझे पता ही बात तो सही है। तो सुनो, तो अब हम एक बार बताओ, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, उनको मैं टैक्सा नहीं बोल सकता? क्या बोल सकता हूँ? क्योंकि उसमें कुछ मैंने कैरेक्टर लिए हैं ना, इसीलिए तो रखा है। ऐसे हमने यहाँ पे क्या बनाया है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है हियर वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट द टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल। और ये क्या होते हैं? लेवल होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ हायर लेवल पे बात करूंगा तो किंगडम की बात करूंगा, अगर मैं लोअर लेवल की बात करूंगा तो करूंगा स्पीशीज की बात करूंगा ना। हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी होती है? किंगडम, और लोएस्ट स्पीशीज। अगर मैं ऐसे बोलूं कि बताओ सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर कौन से कैटेगरी में होंगे? बताओ स्पीशीज में, क्योंकि स्पीशीज में सेम रखे होते हैं बिल्कुल, जैसे हम सेम स्पीशीज के हैं हम लोग, तो इसका मतलब सबसे सिमिलर कैरेक्टर हम लोगों में होंगे। अगले देखो, अब बेटा कह रहा है यहाँ पे सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग आर ऑल टैक्सा बट यू। अब अगली तरह देखो, कह रहा है हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग। अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात लिखी है, एक बार देख लो। अभी हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी ना, क्लासिफिकेशन मतलब मैंने क्या बताया था, अगर हम इजीली कोई कैरेक्टर लें और हम एनिमल को ग्रुप में रख दें तो हम क्या बोलते हैं उसको? क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। दूसरा सुनो, कह रहा है बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। आ गया? दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। अगर मैं डिफरेंट टैक्सोन में क्लासिफिकेशन कर रहा हूं तो उसको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी डिफरेंट होता है, ध्यान रखना। कहीं सोचो टैक्सोनॉमी का मतलब क्लासिफिकेशन होता है, नहीं, क्लासिफिकेशन तो होता है लेकिन साथ में डिफरेंट टैक्सोन में चीजें रखी हुई हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। क्लियर हुआ? ठीक है। अब बेटा कह रहा है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी। अब एक बार बताओ मुझे, आप खुद सोचना, आप एक बार मैंने पढ़ते पढ़ते कुछ सोचना स्टार्ट कर दोगे। अभी आप लोग बायोलॉजी का मैं थोड़ा ले जा रहा हूँ, आप लोग बायोलॉजी के हीरो बन जाओगे, टेंशन ना लो, लेकिन बस मेहनत से पढ़ते रहना है आपको। खाली ये बताओ आप लोग, अगर मैं टैक्सोनॉमी कर रहा हूँ और मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, डिफरेंस समझा रहा हूँ आपको। अगर आपने क्लासिफिकेशन किया तो आपने कुछ कैरेक्टर ले लिए जो आपको बाहर से दिख रहा है, आपने कर दिया क्लासिफिकेशन, लेकिन मैं टैक्सोनॉमी करूंगा तो बेटा मुझे अंदर तक देखना पड़ेगा। अंदर तक का मतलब गधो बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अंदर तक का मतलब यह है कि हमने बॉडी के इंटरनल कैरेक्टर देखेंगे कि उसका वर्टिकल कॉलम है नहीं है,
उसके पास किडनी है नहीं है, उसके पास लंग्स है नहीं है, उसके पास ऑर्गन है भी या ऑर्गन ही नहीं है कोई, उसके पास ब्रेन है नहीं है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। अब एक बार बताओ बंधु, अगर हमने हैबिटाट और उसका इंटरनल कैरेक्टर ना देखा तो मैं कैसे कर पाऊंगा कि वो कौन से किंगडम में रखा जाएगा। सोचो, मैं कैसे बता पाऊंगा कौन से फाइलम में रखा जाएगा। अभी मैं आपसे ये कह दूं कि बताओ जो सीडेंटेटा में एनिमल रखा हुआ है और जो कॉर्डेटा में रखा हुआ है, भाई सेम किंगडम है, दोनों है तो एनिमल ही। अब मैं आपसे कहने लगूं बताओ सीडेंटेटा में हमने क्यों रखा है और उसको हमने कॉर्डेटा में क्यों रखा है, तो आपका आंसर आएगा सर क्योंकि सीडेंटेटा में वो कैरेक्टर इंटरनल ऑर्गन या इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर वो नहीं था जो किसके पास था, कॉर्डेट के पास था। तो आपने क्या किया, इंटरनल स्टडी। ऐसे ही मैं आपसे कह दूं बेटा आपने एक एनिमल को रख दिया मैमल्स में क्लास में और एक एनिमल को कहाँ रख दिया, रेप्टाइल्स में, तो आपने ऐसा क्या देखा, तो आप कहोगे सर मैमल्स में हमने इसलिए रखा क्योंकि उसके पास मेमोरी ग्लैंड थी, और जो कहाँ रखा हुआ है रेप्टाइल्स में उसके पास मेमोरी ग्लैंड नहीं थी और उसके पास एक मूवमेंट था, जैसे बोलते हैं क्रीपिंग मूवमेंट, रेंगने वाला, वैसे चल रहा था, तो हमने इसीलिए कहाँ रख दिया, रेप्टाइल्स में रख दिया। अब आपने क्या देख लिया बताओ, हैबिटाट। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं बेटा आपने रेप्टाइल्स में रेप्टाइल क्यों रखा है, मेढक को रेप्टाइल्स में क्यों रखा है, आप तो मेढक को कहाँ रखते, मैमल्स में रखते, तो आप कहोगे सर क्योंकि उसके पास क्या नहीं थी, मेमोरी ग्लैंड नहीं थी और उसके पास हैबिटाट उसका कैसा था, दोनों टाइप का, पानी में भी रह लेता और कहाँ रह लेता, टेरेस पे भी। तो इसका मतलब आपने क्या देख लिया, उसका हैबिटाट। तो मैंने ये बोला कि टैक्सोनॉमी करने के लिए हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की स्टडी करनी पड़ती है, तब हम क्या करते हैं किसी भी टैक्सोनॉमी। समझ गए बात अच्छे से, क्लियर हो बेटा सबको, ठीक है। अगले देखो, कह रहा है हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। अब अगले आ जाओ बेटा, एक नाम आएगा यहाँ पे सिस्टमैटिक्स, क्या आएगा, अभी अगले कह रहा है टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली विद डिफरेंट वेर ऑफ यूज्ड इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्सेज ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ फूड। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सुनो, कह रहा है टैक्सोनॉमी के हाथ से नहीं आया है कि आप आपके साइंटिस्ट आए उन्होंने टैक्सोनॉमी स्टार्ट कर दिया। बेटा ह्यूमन के अंदर एक फीचर रहा है, मैंने आपको कल ही बताया था। अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ ह्यूमन में और धरती पे जितनी सारी स्पीशीज हैं उनमें क्या डिफरेंसेस है, तो आप पहला ये बताओगे कि ह्यूमन कैसा है, सेल्फ कॉन्शियस है। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब है कि आप सोच सकते हो, आपके अंदर इमेजिनेशन की पावर है, और जो पावर किसी और एनिमल में, अगर ये पावर सोचो हाथी के पास होती तो क्या होता, हाथी नेता होता। अब हाथी नेता नहीं बोलूंगा कि मेरे पर कैसे जाएगा, तो हाथी सब कुछ होता है ऐसे बोलूं, सही है। मैं ऐसे हो सकता हूँ कि हम लोग कैसे होते, हाथी की तरह बोलते, कहीं पत्ते लपेट घूम रहे होते हैं जंगलों में। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कि हम लोगों की, भाई हम लोग भी तो बंदर ही थे। अगर आप इवोल्यूशन आपको पढ़ाऊंगा बहुत इंटरेस्ट आएगा। अगर आप लोग इवोल्यूशन पढ़ोगे तो आप पहले कैसे थे, भाई सब सारी स्पीशीज का इवोल्यूशन हुआ है। हम लोग भी पहले, हम लोग पास थोड़ा सुनना कि पंखा, आपको सुनना कि जो सबसे पहले एनिमल थे उनके पास पंखा भी लगा था, एसी भी लगी थी। अबे गधों ने आग जलाना भी सीखा था। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया अपनी जरूरतों के लिए, और इसीलिए हम लोग लगातार क्या करते रहे, टैक्सोनॉमी करते रहे। हमारे अंदर एक जिज्ञासा थी हर किसी चीज को जानने की, और इसी चक्कर से हमारा ब्रेन आज इतना डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि हमारे अंदर क्या हो गया, एवोल्यूशन हो गया, और हम लोग चीजों को समझने लगे। अगले देखो कह रहा है ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी बट आल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। ह्यूमन के अंदर ये भी नहीं कि अगर हम लोग सोचें तो हमारे अंदर ये नहीं था कि हम जान ही लें खाली बस, हमारे अंदर ये भी एक जानने की इच्छा थी कि हम ये भी देखें कि कौन एनिमल पहले आया और कौन बाद में आया। यानी कि हम लोग ये भी देखना चाह रहे थे कि इवोल्यूशनरी पैटर्न क्या है, धरती पे कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था, और उस सब की स्टडी को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टमैटिक्स। तो देखो कह रहे अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म देयर डाइवर्सिटी बट आल्सो द रिलेशनशिप अलोंग देम, वो अमंग देम, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है जब हम टैक्सोनॉमी भी करें, क्लासिफिकेशन भी करें, और साथ में बेटा उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखें, यानी कि हिस्ट्री भी देखें कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया धरती, उसके बाद कौन आया, कौन कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है।
और अगर ये सब कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सिस्टमैटिक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, समझ गए ये बात, ठीक है। अगले क्या था, वर्ड सिस्टमैटिक ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा, और इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी सिस्टमैटिक का मतलब ये भी आप लोगों को पता होगा, आप लोग भी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हो भाई, आप लोग घर पे होगे तो आप लोग करते हो, जिसकी ज्यादा जरूरत हो पहले रख लो, पता नहीं होता है, जैसे पेन की जरूरत हो तो सामने देखते हैं बॉक्स उसका, जिसकी जरूरत कम पड़ती है वो किताब नीचे भूल देते हैं ना, जिसकी जरूरत नहीं होती हमें, या जिस जो कॉपी पुरानी हो गई उसको और अंदर डाल देते हैं, है ना। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें कोई 6 की कॉपी हमारी रखी हुई तो उसे सबसे पहले रखेंगे, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो बेसिक भी सिस्टमैटिक में समझ गए, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, अगर हम उस अरेंजमेंट में टैक्सोनॉमी कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक। क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। अगले ये हो गया, कह रहा है लीनियस यूज सिस्टम नेचुरली एज द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, दिस को सिस्टमैटिक्स वर लेटर enlarged in including identification, nomenclature and classification. Systematics take into account evolutionary relationship between organism. इसे बोलते हैं फाइलोजेनी। क्या बोलते हैं बेटा, चाहे आप चाहो तो यहाँ लिख लो फाइलोजेनी, लिख लो। साफ लिखूंगा, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग फाइलोजेनी, और ये आपकी बात नीट में क्वेश्चन है। तो आप लोग ये समझ गए टैक्सोनॉमी क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, और सिस्टमैटिक्स क्या होता है। अब हम लोग जो कल को पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में, एक एक करके पढ़ेंगे। किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या, क्लास क्या, ऑर्डर क्या, फैमिली क्या, जीनस क्या, और इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग आराम से इसके क्वेश्चन लगा लेना। देखो पीछे सो रही है, क्या नाम है आपका बेटा, क्या क्या शाम बोला तुम्हें, पढ़ेगी तो नींद तुम्हारी, मजा आ रहा है क्या, पंखे का है। अच्छा कभी ऐसा भी होता है कि आप इतनी भावना में खो जाते हो कि मैं लगातार बोल रहा हूँ, आप लोग हाँ ठीक है मैं सो रहा हूँ आराम से। मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा, मैं लगभग सुन लेता हूँ किसी को, अगर ये तो आप रात में कुछ किए हो, किए का मतलब आप रात में ले जाना, किए का मतलब है कि आप लोग कुछ देख के वजह से मूवी देख लिया आपने, आप लोग थोड़ा एक्टिव रहा करो। इनएक्टिव रहोगे तो फिर मुझे भी तो पढ़ाने में बोरिंग फील होगी फिर, और मैं जितना ज़्यादा सोचता हूँ कि मेहनत करूँ आपके ऊपर, वो आपको ही फायदा है, और उसके मैं कब मेहनत करूँगा जब आप उसका मुझे रिस्पॉन्स दोगे। आप लोग इतने एक्टिव रहोगे, जितने अच्छे से क्लास लोगे, डेली प्रेजेंट रहोगे। एक बात और ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं अभी, ये जो आपका जो चल रहा है अभी, आपका प्रेजेंट लगा होगा ना, सबका प्रेजेंट लगता है ना, अभी लगा था, ये जरूर लगाया करो। ये 1 महीने के बाद अभी चेक होगा। जो भी बच्चे की अगर छुट्टी बिना बताए निकली, जैसे आप लोग सोचोगे यहाँ कौन देख रहा है, मार देता हूँ आज, मतलब मार देता हूँ, घुमाता हूँ कहीं पे, गोला मार दिया तो बेटा चलेगा नहीं। यहाँ पे अगर आपको अभी बता दे रहा हूँ मैं, कैसे जाना है तो मैं बड़े आराम से बच्चे की बात मान जाता हूँ। मैं सोचता हूँ बच्चे भी इंजॉय करें, लेकिन उतना करो इतना समझ, ठीक है, कवर में रहे। तो आप छुट्टी ले सकते हो, लेकिन आप लोग ऐसे नहीं गैप पैसे ही मार दो, तो फिर हर महीने बाद आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, और फिर आपका क्या होगा, डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, तो आप लोग जब भी छुट्टी लो बता के लो, ठीक, किसी को टीचर बता सकते हो सर हमें कल नहीं आना है, बकाया, क्योंकि आपकी ग्रोथ प्रेजेंट लग रही है, ऐसा समझ में, ठीक, क्योंकि मैं बच्चों को खाना बता देता हूँ, ठीक है, तो आप लोग टेंशन ना लिया करो, ठीक है, चलो कल पढ़ते हैं।